ओके। सो आज अपन सबसे पहले देखेंगे कि स्पार्क कोड लोकली कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। ओके। बहुत बार यूज केसेस ऐसे आते हैं कि आपको लगेगा कि यार ये मैं लोकली क्यों नहीं रन कर दूं और ट्राई करूं। तो हम क्या करेंगे, आईडी में जाएंगे पहले। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आ गए और आपने क्या करना है, दो चीजें इंस्टॉल करनी है। ठीक है, एक है पिप इंस्टॉल करके पाई स्पार्क। ठीक है, अपन क्योंकि पाइथन की स्पार्क लाइब्रेरीज यूज करेंगे तो हम पाई स्पार्क यूज करेंगे। पिप इंस्टॉल कर लोगे, ये आपका इंस्टॉल कर देगा। फिर आपको और एक चीज लगेगी, आपने जावा वर्जन चेक कर लेना है। तो जावा अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो विंडोज का जावा इंस्टॉल कर लेना ओपन जेडी के। अगर मैक यूज कर रहे हो तो ब्रू इंस्टॉल करके आएगा और ओपन जेडीके करके आएगा, ये ऐसा। ठीक है, ओपन जेडीके @17। ठीक है, तो ये ऐसे इंस्टॉल कर देना। फिर एक बार ये सेटअप हो गया, जावा क्यों लगता है? ठीक है, जावा इसलिए लगता है क्योंकि जब भी कोई हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं या टास्क बोलते हैं या ड्राइवर बोलते हैं तो बैकएंड पे एक वर्चुअल मशीन चलाता है वो। ओके, उसको कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन, और शॉर्ट में जेवीएम। ओके, तो वो कुछ नहीं, वो एक कंटेनर है, वो आइसोलेटेड कंटेनर है आप। ठीक है, तो उस कंटेनर में ये सब चलता है बेसिकली। ठीक है, तो वो हमने देखना है कि उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत डिटेल डीप में जा सकते हैं। लेकिन बेसिकली क्या है, आपको एक स्पेस दिया जाता है जिसके अंदर आपका प्रोग्राम रन होता है, आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो। अब ये जो स्पेस दिया गया है वो अलग से रन हो रहा है। तो जब अलग से रन हो रहा है तो उसके लिए आपको मेमोरी, सीपीयू कोर्स, ये सब देना पड़ेगा। तो अपने लैपटॉप पे ये मैन्युअली, यानी अपना लैपटॉप जो ओएस है वो काफी स्ट्रांग है, यानी ये सब डिफाइन कर सकते हो। मैन्युअली भी कर सकते हो लेकिन ऑटोमेटेड वे में खुद से पिक भी कर लेते हो। लेकिन बहुत बार सर्वर पे आपको डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसके डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग के लिए जब भी ड्राइवर, एग्जीक्यूटर या कुछ भी रन हो रहा है तो इट इज रनिंग अंडर अ जावा वर्चुअल मशीन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी सबसे पहले अपन, तो इसका मतलब ऐसा है क्या, पाइथन खुद जावा पे बना हुआ है, इसके लिए वो जेवीएम यूज करता है? नहीं, पाइथन बना है C++ पे। लेकिन ये जब कंटेनराइजेशन जब होता है, यानी पाइस्पार्क एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन करता है अपना प्रोग्राम। ओके, अच्छा। जस्ट लाइक डॉकर कंटेनर, अगर आपको थोड़ा नॉलेज है जो हम बाद में कवर करेंगे, तो क्या होता है अभी जैसे, ओके, पुराने तरीके जैसे विंडोज में हम पहले VMware इंस्टॉल करते थे एंड फिर एक करेक्ट। इंस्टॉल करके अलग ओएस इंस्टॉल करते थे। तो वो अलग हाँ। ओएस जब इंस्टॉल करते थे तो आप उसको बताते थे कि भाई ये 20 GB ही ले मेरी डिस्क से, और फिर राइट। इतने ही मेमोरी, यानी 8 GB का अगर रैम है तो 4 GB उसको मिले। राइट, तो ये आप अलग से बना देते थे। और जब भी वर्चुअल मशीन आपका रन होता था वो एक वर्चुअल मशीन था। ठीक है, तो वो वर्चुअल मशीन में उतने रिसोर्सेस एलोकेटेड रहते थे। अब तो उसके पाइथन तुम्हारा जावा का वर्चुअल मशीन वो जेवीएम यूज कर रहा है रन होने के लिए? पाइस्पार्क, पाइस्पार्क, पायस्पार्क, हाँ पायस्पार्क, सॉरी नॉट पाइथन, हाँ पायस्पार्क। पाइथन नहीं, हाँ। ओके तो ओके। स्पार्क का ठीक जब भी कोड या लाइब्रेरी रन हो रही है तो एक जेवीएम बन रहा है। ओके, और वो जेवीएम के अंदर सब कुछ रन हो रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी स्पार्क आएगा तो एक जेवीएम आएगा, और जितने टास्क और जितने एग्जीक्यूटर्स बनेंगे उतने जेवीएम बनते जाएंगे। ओके, अब जब एक वर्चुअल मशीन बन रही है तो जैसे आपने पहले एक ओएस डिफाइन करने के लिए स्पेस और मेमोरी दिया, तो आप अगर 4 GB दे रहे हो तो ऑब्वियसली उससे थोड़ी सी कम ही अवेलेबल रहती है। राइट, अगर आपने 4 बोला तो शायद 3.5 या 3 GB अवेलेबल होगा। तो वो सब हमको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो कोई भी वर्चुअल मशीन में थोड़ा बफर रखना पड़ता है ताकि उसमें ओएस या जो भी लाइब्रेरीज या जो फंक्शंस लगते हैं अपने को वो इंस्टॉल होंगे तो उनके भी स्पेस जाएगी। एंड देन उनको रन करने के लिए भी जो मेमोरी और सीपीयू जाएगा वो भी हमको ध्यान में रखते हुए थोड़ा बड़ा ही अज्यूम करके चलना है, लेकिन एकदम बड़ा भी नहीं, ओवर यूटिलाइज भी नहीं करना है उसको, है ना? तो वैसा वैसा नहीं करना है। तो ये जेवीएम का कंसेप्ट है। अभी अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक लोकल में पाइथन पाइस्पार्क का कोड देखेंगे कि कैसे रन होता है। जब लोकल में हो जाएगा रन, उसके बाद हम उसको AWS पे चलाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर लोकल में रन हो गया ना तो AWS में कुछ चीज नहीं है। ठीक है, तो पहले अपन सबसे पहले स्क्रैच से जाता है।
ग्लू एक फोल्डर बना देते हैं, क्योंकि ग्लू एक सर्विस है, वो हम कवर करेंगे एडब्ल्यूएस पे। लेकिन सबसे पहले कल का अपना स्पार्क आर्किटेक्चर जो है वो फ्रेश है, तो हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आज अभी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोड डॉट पी वाई। अभी जब भी स्पार्क कोड लिखना रहता है, ठीक है, अभी अपन ने पाई स्पार्क की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली। तो जैसे अपन पांडास करते थे राइट, पिप इंस्टॉल करके, तो हम पहले इंपोर्ट करते थे। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्रॉम पाई स्पार्क डॉट सीक्वल इंपोर्ट स्पार्क सेशन। अभी हमने एक चीज कल कवर की थी, स्पार्क सेशन। स्पार्क सेशन इज द मेन आइसोलेटेड एक फर्स्ट स्टेप है जो सबसे पहले बनता है, स्पार्क सेशन। अभी पाइथन आप जब रन कर रहे हो पाई स्पार्क लाइब्रेरी के थ्रू, तो पाइथन के कोड को बताना तो पड़ेगा कि तुमने स्पार्क सेशन बनाना है, तो इसलिए ये इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अभी एक एप्लीकेशन बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हडूप पे नेम नोड जब भी कोई प्रोग्राम रन करता है, तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन मास्टर बनता है, एएम। एएम करके हमने कल देखा था। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन बनता है जिसके अंदर आपके सारे टास्क चलते हैं। ओके, तो ये एप्लीकेशन कैसे बनता है, तो सबसे पहले ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो ये पहले के जो कमांड्स मैं लिख रहा हूं, ये सारे स्पार्क कोड में कॉमन है। ओके, तो कैसे बना सकते हो, आप यहां जाओगे, बोलोगे क्रिएटर स्पार्क सेशन। ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये अवेलेबल है डॉक्यूमेंटेशन में, ये अपाची स्पार्क जो है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन में ही अवेलेबल है, ये देखिए। ओके, ये लिया मैंने कॉपी। ओके, फिर जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। अब अब समझते इसको। स्पार्क सेशन इंपोर्ट किया, उसको बिल्ड कर रहा हूं मैं। बिल्ड क्या कर रहा हूं, एप्लीकेशन। ओके, अब ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसको अभी अपन छोड़ देते हैं। ओके, और गेट और क्रिएट, ठीक है, अगर ये एप्लीकेशन पहले से बना हुआ है तो उसको गेट कर ले, या तो उसको क्रिएट कर ले। तो क्या होगा, गेट यानी पहले से अगर स्पार्क सेशन बना हुआ है तो वही यूज करेंगे, नहीं तो नया बनाएंगे। ठीक है, अब इसको अपन करते हैं कुछ अलग से, यानी इस कोड में मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक सीएसवी फाइल को रीड करके दिखाऊंगा एंड टू एंड। ओके, तो इसको इसलिए अच्छा नाम देना है। ठीक है, ये ऐप नेम। अब जब मैं ये कर लेता हूं तो स्पार्क जो वेरिएबल है दैट इज माय स्पार्क सेशन। ओके, तो अभी अपन इसको प्रिंट कर दें। अरे, स्पार्क सेशन वर्जन, ठीक है। अब ये लिया मैंने कॉपी, एक एक करके देखते हैं। पाइथन, तो ये चलेगा। अभी इसको भी अपन थोड़ा देखते हैं। देखो, ये डिफॉल्ट लॉग लेवल उसने सेट किया, ये क्यों वॉन, क्योंकि स्पार्क सेशन में बाय डिफॉल्ट वॉन है। ठीक है, अगर आपको सेट करना है तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से सेट कर सकते हो। अभी उसके बाद बोल रहा है अनेबल टू लोड नेटिव हडूप लाइब्रेरीज, ऑब्वियसली क्योंकि हम हडूप क्लस्टर पे नहीं चला रहे। हडूप क्लस्टर रहा रहता तो ये वार्निंग नहीं आई रहती। ओके, और यूजिंग बिल्ट इन जावा क्लासेस वेर एप्लीकेबल। तो क्या हो रहा है, जेवीएम इनिशिएट हुआ, जेवीएम के अंदर ऑब्वियसली जावा वर्चुअल एनवायरनमेंट है, तो जावा के क्लासेस और जावा के पैकेजेस सब इंस्टॉल्ड रहेंगे उसमें ऑलरेडी। ओके, तो ये एक मैसेज दिया उसने। और स्पार्क का कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं, 3.5.0। ओके, तो हम्म। 3 इज योर मेजर, 5 इज योर माइनर एंड 0 इज योर पैच, या जो भी रिलीज वर्जन। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है अपने को, कभी भी पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे होता है। ओके, तो ये सब में एप्लीकेबल है। कोई भी कोई भी फ्रेमवर्क ले लो, अगर जो भी वर्जन है उसको वैसे ही रीड करता है। ठीक है, मेजर माइनर और जो पैच और फिक्स और जो भी रहता है, हॉट हॉट फिक्स वगैरह जो भी। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अभी इस कोड में कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब अगर आप बोलते हो कि मुझको एक सीएसवी फाइल रीड करनी है, ठीक है, कुछ नहीं, आपका स्पार्क सेशन बन गया है। नेक्स्ट स्टेप इज वे सिंपल। ओके, आप क्या करोगे, आप एक फाइल निकालोगे यहां से। अपने एक्सरसाइज में काफी फाइल्स थी, ठीक है, ये सैंपल फाइल, तो इसमें हम देखते हैं क्या है, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, तो ये फाइल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके, कॉपी पाथ, वापस कोड में गया मैं। अभी मैं इसको बोलूंगा इनपुट फाइल, जो कि हम स्टैंडर्डली वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब
रीडिंग द जेसन, सॉरी, रीडिंग द सीएसवी फाइल। कैसे रीड करेंगे? अभी आपका स्पार्क सेशन ऑन है और इसको मुझको दो तरीके हैं। एक डेटा फ्रेम में रीड कर सकता हूं डायरेक्टली। अब तरीके कौन से ऑप्शंस है ना? एक है पांडास डीएफ, है ना, लेकिन हमने पांडास इंपोर्ट ही नहीं किया है, ठीक है। एक है स्पार्क डेटा फ्रेम, ठीक है। और एक है सीएसवी रीडर डायरेक्टली। एक याद, सबसे पहले हमने सीएसवी रीडर पाइथन वाला देखा था, वो तो चल ही सकता है विदाउट इंपोर्ट, ओके। तो ये तीन तरीके, लेकिन हम स्पार्क पढ़ रहे हैं तो हम स्पार्क डेटा फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। अब स्पार्क डेटा फ्रेम रीड करना है या बनाना है तो कैसे करते हैं? अब यहाँ पे जाओगे क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, अपन कॉपी पेस्ट ही करेंगे, ठीक है, जस्ट क्योंकि आप लोगों को भी पता रहे कि कैसे बनते हैं, ओके, कोड। तो अभी मैं यहाँ जाऊंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अभी मुझको जेसन तो रीड नहीं करना है, मुझको सीएसवी रीड करनी है, तो मैं सीएसवी कर दूंगा। अब इनपुट फाइल जो है, इनपुट, ठीक है, डीएफ डॉट शो। अब हमको पता है कि ये डीएफ डॉट शो डायरेक्टली नहीं चलेगा, इसको प्रिंट करना पड़ेगा अगर मैं कोड रन कर रहा हूँ। ओके, ये सेव कर लेता हूँ, फिर से रन करते हैं। परफेक्ट। देखो, ये डेटा फ्रेम अपना पांडास में जो डेटा फ्रेम था वैसे ही टाइप का है, रिप्रेजेंटेशन, ओके। हाँ। जस्ट पांडास में क्या करते थे, अगर मैं यहाँ पे पांडास का एक ऑप्शन लिखूं, ओके, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, df इक्वल टू pd डॉट रीड csv प्रिंट df। देखो, ये पांडास का डेटा फ्रेम है, प्रिंट, और ये अपना स्पार्क का डेटा फ्रेम है, ठीक है, सिमिलर है। पांडास के डेटा फ्रेम में एक चीज है, जब आप प्रिंट करते हो तब ये पूरे रिकॉर्ड्स थ्रो कर रहा है क्योंकि 30 ही रिकॉर्ड है इस फाइल में, ओके। लेकिन स्पार्क में देखोगे, वो पहले शो में अगर आपने कुछ नहीं लिखा, शो शो कमांड जो है वो वही सिमिलर प्रिंट स्टेटमेंट और ये पांडास से, ओके। तो उसमें 20 ही रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं, और उसमें भी एक चीज आपने देखी होगी, ये देखो, ये नेम, ये जो है, ये हेडर है आइडियली। तो हेडर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने नहीं रीड किया, जबकि पांडास उसने, हाँ, देखिए, करेक्ट। पांडास ने बाय डिफॉल्ट हेडर रीड किया है। तो थोड़े से डिफरेंसेस है, लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज अगर कंसेप्चुअल देखोगे तो सिमिलर है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पांडास डेटा फ्रेम यूज कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें वहां पे है जो यहाँ नहीं है, और कुछ कुछ अच्छी चीजें जो स्पार्क में है वो वहां नहीं है, ओके। अब अब आप बोलोगे कि अरे ये फिर अच्छे से रीड कैसे करेंगे? कोई नहीं, इसमें डायरेक्टली ऑप्शंस है। जैसे हमने देखा था कि पांडास का जो एपीआई है वो कैसे रीड करना है, राइट? तो हम यहाँ जाएंगे, बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है, ओके। तो अभी इसमें पाइथन, स्काला, जावा तीनों लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स दिए। अब आप यहां पे देखोगे ऑप्शन हेडर ट्रू, है ना? तो हम ये भी कर सकते हो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट। डिलिमिटर अगर आपका अलग है तो ये ऐसा भी चला सकते हो, लेकिन एक इजी तरीका है, okay, ये भी चला सकते हो, चलेगा। इनपुट फाइल रिप्लेस कर देंगे हम, ओके। तो ये ऐसा भी चलता है, ये डिलिमिटर हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, जो हेडर इक्वल्स ट्रू, है ना? तो ये भी इजी तरीके, ये ज्यादा सही है, इजी है, ये भी इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब इसको चला के देख। तो DF3 करना पड़ेगा। अरे यार, हाँ सही बात है। ये लड़का ध्यान दे रहा हूँ। हम्म। क्या हुआ? एक ही लड़का ध्यान दे रहा बोल रहा हूँ। आप तो नींद में ही लग रहे। नहीं, कोई नहीं, तो बकर बाद में।
तो ये क्या कहते हैं, ये देखो यहाँ पे आपने हेडर ट्रू किया तो इसने भी दे दिया सही से, और दूसरा जो ऑप्शन है वो भी चल रहा है। ओके, सिमिलर है, दो तरीके एक ही चीज को अचीव करने। ओके, तो ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये बार बार हम रन कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली पाइथन शेल में ही चला लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोड लिखेंगे और इसमें चलाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको लिया मैंने, कॉपी पेस्ट कर दिया एंड ये पूरा ले लिया। इसके साथ एक चीज पूछूं कि अपना तेरे इसमें तो मशीन में तो स्पार्क इंस्टॉल्ड है नहीं, और वैसे नहीं, मैंने क्लोज वो भी PySpark इंस्टॉल किया, आप लेट ज्वाइन हुए। हाँ, शुरू ओके, में हमने इंस्टॉल किया। हाँ, ओ। ठीक है, तो वो आप कवर कर लेना बाद में। तो पाई स्पार्क क्या मतलब वर्चुअल मशीन बना के इंस्टॉल किया, वैसे जो अपन कल नहीं सोच नहीं रहे थे? नहीं, पिप इंस्टॉल। मैं वही बोल रहा हूँ, पहले आप देख लेना पहले का, फिर डाउट हाँ रहेंगे तो ठीक। बताना। ठीक है, हाँ हाँ। तो अभी ये ये आ गया अपना, डेटा फ्रेम सब बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, अभी अगर जैसे पांडास में इन्फो करते थे, जैसे इसको अपन ने पीडीडीएफ कर देना चाहिए। ओके, तो जैसे पीडीडीएफ डॉट इन्फो चलाते थे तो हमको ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप्स और ये सब डिटेल्स मिलते थे। वैसे ही अगर ये डेटा फ्रेम का देखना है तो कुछ नहीं, प्रिंट स्कीमा करेंगे तो आपको उसके डेटा टाइप्स मिलेंगे। लेकिन अब क्या हुआ है यहाँ पे, एक बहुत ही एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, सैलरी जो है वो इंट रहनी चाहिए। देखो पांडास में सैलरी इंट आई है, लेकिन यहाँ पे सैलरी स्ट्रिंग आई है ना। तो इसको, ये क्यों ऐसा, तो क्या होता है, जब तक स्पार्क को आप एक्सप्लिसिटली नहीं बोलोगे कि भाई तू इन्फर कर स्कीमा, तब तक वो नहीं करेगा इन्फर। वो जो है सबको स्ट्रिंग लेके चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। पांडास डायरेक्टली, पांडास में कैसा है, इन्फर स्कीमा की जो वैल्यू थी वो बाय डिफॉल्ट ट्रू थी। जब उसके हम एपीआईज और फंक्शंस देखते हैं तब, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रू नहीं है, तो हमको इसको ट्रू करवानी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे इन्फर स्कीमा। ठीक है, इन्फर स्कीमा इक्वल्स ट्रू। अभी जब मैं ये, ओके, कैपिटल, अब जब ये चलाऊंगा मैं एंड देन फिर से प्रिंट स्कीमा करूंगा, तो अभी उसने इंटीजर, डेट, ये सब ले लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीजें मैं कवर कर रहा हूँ इसमें। इसमें बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स है जो हम सारे कवर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इन्फर करो बोल रहे हो, यानी तुम उसको बोल रहे हो डेटा जो है उसके हिसाब से उसको डेट कंसीडर कर या फिर हाँ, इंटीजर कंसीडर कर या जो कर, करेक्ट वैसे कर रहे हो, करेक्ट राइट? करेक्ट, यस, डेटा टाइप उसके इन्फर करे। ओके, स्कीमा रिप्रेजेंट जब होता है तो स्कीमा में आपके कॉलम्स और उनके डेटा टाइप्स और नल है कि नहीं, है ना। तो ये वो खुद से फाइल को रीड करके जान ले खुद से। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक वो खुद से करेगा नहीं, है ना। तो बताना पड़ेगा उसको एक्सप्लिसिटली कि इन्फर करना है। ठीक है, अभी इसमें कोई डाउट है किसी को भी? ओके, परफेक्ट। सो अभी एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि अ, हमको इसको रिलेट करना है। कल जो हमने लेजी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, लेजी ट्रांसफॉर्मेशंस और एक्शंस, उससे हमको रिलेट करके चेक भी करना है। इसलिए क्या करेंगे, थोड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लिखेंगे एंड यूआई पे भी चेक करेंगे। ठीक है, तो जब आप पाइस्पार्क इंस्टॉल करते हो कहीं पे भी, विंडोज में या मैक में, तो उसके एक यूआई बेस्ड सर्वर, हिस्ट्री सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर, जो हम बोल रहे थे कल, एप्लीकेशन मैनेजर की बात कर रहे थे, रिसोर्स मैनेजर। तो पाइस्पार्क जब चलाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो एक लोकल पे वो यूआई बिल्ड कर देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्पार्क हिस्ट्री सर्वर ऑन मैक। ओके, पोर्ट, मुझे पोर्ट ही चाहिए, डिफॉल्ट 1808। अब यहाँ जाके मैं UI
ओह ओके ओके, ठीक है। तो ये ऐसा एक पोर्ट जनरेट हो जाएगा। अगर आप क्लस्टर पे रन कर रहे हो तो क्लस्टर रिलेटेड एक लिंक रहेगी जहां पे आप ये सब चीजें देख सकते हो। दूसरा ये है, क्लस्टर पे रन कर रहे हो तो यान की लिंक होती है रिसोर्स मैनेजर की। उस लिंक में एक एप्लीकेशन बनता है, वो एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे और उसमें स्पार्क यूएप की एक लिंक रहेगी, तो उस पर क्लिक करोगे तो भी वो आपको यहीं पे लेकर आएगा। ठीक है, तो तरीके हैं यहाँ तक पहुंचने के। लेकिन जब आप लोकल में रन कर रहे हो तो ये 4040 पोर्ट पे आप जाके चेक कर सकते हो। अभी अगर मैंने ये जॉब टर्मिनेट कर दिया यहां से, अभी वो जॉब रहा नहीं एक्चुअल में। ओके, तो ये जब मैं रिफ्रेश करूंगा ये हट गया क्योंकि जॉब एक्टिव नहीं है। दैट मीन्स जॉब एक्टिव नहीं है मीन्स स्पार्क सेशन एक्टिव नहीं है आपका। तो जैसे आपका स्पार्क सेशन टर्मिनेट हो गया तो ये यहां से निकल गया। लेकिन जब आप क्लस्टर पे रन करते हो तो वो हिस्ट्री मेंटेन रहती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप लोकली जब रन कर रहे हो तो आपको ये चेक करने के लिए कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये सब ये लगेगा। ठीक है, तो हम फिर से तो जाएंगे। हाँ जब प्रोग्राम तुम्हारा लॉन्गर ड्यूरेशन में रन हो रहा है तभी हमें मतलब देख सकते हैं जनरली, अदरवाइज वो अगर क्विकली खत्म हो रहा है तो यूआई का हाँ, कोई सेंस नहीं, मतलब करेक्ट करेक्ट। देखा सो अगर क्विकली खत्म हो रहा है तो यहाँ पे इंपोर्ट टाइम, है ना। टाइम स्लिप स्लिप और डालेंगे। फिर हाँ एग्जैक्टली, ओके टाइम ओके। डॉट स्लीप। अभी ये 300। ओके, तो 5 मिनट के लिए चला के देखते हैं। ओके ओके, अब यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, आ गया। ठीक है, फिर से रिफ्रेश करेंगे, देखो अलग अलग टास्क चल रहे, राइट। तो वो टास्क हो जाएंगे उसके बाद वो स्लीप पे चले गया, तो ये चलते रहेगा 5 मिनट तक। ओके, यानी ये लोकल के लिए ही है। अभी अब अगर मैंने टर्मिनेट कर दिया, गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप अगर चाहते हो कि ये जो आपने आपने बनाया अभी ये स्पार्क सेशन, लेकिन आपको उसका लॉग अगर कहीं सेव करना है तो उसके लिए पैरामीटर्स रहते हैं। तो वो मैं बताऊंगा जब अपन वो यूआई एक्सप्लोर करेंगे ना, तब मैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, पाइथन में जाते हैं, फिर से एक सेशन ओपन कर देते हैं और ये देख लेते हैं कैसे चल रहा है ये पूरा। ओके, अब यहाँ पे जाते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं। हाँ, धीरे धीरे एक एक करके पील करते हैं। ओके, अभी आपने यहाँ देखा 4 5 जॉब्स चल गए। ठीक है, ये 5 जॉब्स जो चले उसमें से 3 जॉब्स जो है वो सीएसवी फाइल रीड करने के लिए, ये देखो ये सीएसवी एज नेटिव, इस पर क्लिक करोगे, फिर से क्लिक करो और हाँ ओके, डैग दिखता है। कल जो हम बात कर रहे थे डैग की, तो ये एक ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, एंड इवेंट टाइमलाइन भी दिखती है कि कब स्टार्ट हुआ है, कितने देर चला है, एक्सेट्रा जो भी है। ओके, एंड देन आप इस पे क्लिक करते हो, यहाँ डिटेल्स टैब है, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताता है कि कितने सेकंड मिली सेकंड्स ये चला है, कितना इनपुट रीड किया है बाइट्स में, कितना आउटपुट। अगर शफल हुआ है तो शफल, शफल कब हमने देखा था, जब एक नोड से दूसरे नोड पे डेटा भेजते हैं तब शफल होता है, या एक जब भी डेटा मूवमेंट होगा वहां पे शफल होगा। ओके, रिड्यूस के पहले। हाँ रिड्यूस के पहले, रिड्यूस के वक्त भी, है ना। यानी वो रिड्यूसर में भी अगर ओके। आपने मल्टीपल पार्टीशंस बनाए या जो भी किए, राइट, तो तब भी शफल होगा। ओके, तो वो पार्टीशन बना के देखेंगे अपन बाद में। ओके, अब इसको, तो सार्थक तेरे मशीन पे जो इंस्टॉल किया वो सेम आर्किटेक्चर जो अपन ने कल पढ़ा था? हाँ हाँ, सब में सेम ही रहता है। इट्स जस्ट दैट अच्छा मेरे मशीन पे एक ही नोड है, यानी एक ही सर्वर है। आपके दूसरे हडूप क्लस्टर पे मल्टीपल सर्वर्स है, नोड्स है, राइट। तो मेरे अच्छा। मशीन पे एक एक पे ही चलेगा और जितने रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे वो उतने ही लेगा, है ना। तो वो ओके, मेरे तो इसमें उसमें एग्जीक्यूटर्स रन रजिस्ट्रेशन करेगा, और वो सब मेरे होगा। इसमें भी एग्जीक्यूटर्स रन करेगा। लेकिन वो एग्जीक्यूटर्स जब डेटा ट्रांसफर करेंगे एक एग्जीक्यूटर दूसरे एग्जीक्यूटर को या दूसरा एग्जीक्यूटर तीसरे को, तो डेटा शफल होगा उसमें, राइट। तो वो शफल यहाँ पे आना चाहिए जब भी हम वो करेंगे, वो एक्शन जब परफॉर्म करेंगे तब वो आएगा यहाँ पे। बट डेटा शफल तो बिटवीन नोड्स होता है ना, सेम वही नोड ना, में क्या होता है? नोड्स नोड्स क्या है, नोड्स है एचडीएफएस हडूप का कंसेप्ट। स्पार्क में एग्जीक्यूटर्स है वो, है ना। आप दो चीजें कंफ्यूज मत करो। देखो नोड्स जो है वो हडूप क्लस्टर में नोड्स थे, राइट।
तो नोड्स के बीच में डेटा जब शफल हो रहा था, क्यों हो रहा था? क्योंकि मैप एक नोड पे चल रहा है, दूसरा मैप दूसरे नोड पे चल रहा है। ओके, हाँ, तो और वो कॉपी करता था। शफल हो रहा था नोड्स में। ओके, क्योंकि मैप्स जो है वो टास्क है। अभी यहाँ पे स्पार्क में एग्जीक्यूटर्स है, वो स्पार्क में नोड्स नहीं है, स्पार्क में एग्जीक्यूटर्स। अच्छा। तो एक एग्जीक्यूटर से दूसरे एग्जीक्यूटर पे जाएगा और एग्जीक्यूटर के अंदर टास्क है। ओके, तो एक ओके। एग्जीक्यूटर से दूसरे एग्जीक्यूटर में जब भेज रहे हो तो वो डेटा शफल होना ही है, भले ही वो एक सर्वर पे हो या मल्टीपल सर्वर्स। ओके, तो तो वो एग्जीक्यूटर अपने आप में एक छोटी मशीन है, ये समझ सकते हैं, कंटेनर है, समझ सकते हैं ऐसा। कंटेनर है, यस, वैसा समझ सकते हो। सब कुछ यानी ड्राइवर ले लो, एग्जीक्यूटर ले लो, वो दोनों कंटेनर्स है। एग्जीक्यूटर के अंदर टास्क्स रन होंगे। ओके, तो ये टास्क्स है ये सब। ओके, अब इस पे क्लिक करते हो तो वो डिवाइड होके और डिटेल में जाता है। ठीक है, लेकिन फिर इसके लिए आपको बहुत ही यानी ग्रैन्युलर लेवल पे आरडीडी क्या है इस पे जाना पड़ेगा। अब जैसे आरडीडी जो था वो पहले स्पार्क का कंसेप्ट था, रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। ओके, तो ये क्या था? हर एक टास्क जो परफॉर्म हो रहा है उसके लिए एक नया आरडीडी बनता है। ओके, तो क्या हो रहा है, अगर आपने बोला 10 चीजें बोली है एग्जीक्यूटर को करने के लिए, तो वो 10 आरडीडीज बनाएगा। क्यों 10 बनाएगा? क्योंकि आरडीडीज रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट जो है वो इम्यूटेबल है, उसको चेंज नहीं कर सकते एक बार बना दिया। ओके, तो वो उस टाइप के चीजें है, तो इसलिए वो मल्टीपल बनाते जाता है। तो इसमें भी ऑप्टिमाइज करने के स्कोप रहते हैं, लेकिन इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत हायर लेवल कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर समझ में नहीं आएगा। हमको एम करना है डेटा फ्रेम और डेटा सेट्स। ओके, सो डेटा फ्रेम में ये चीजें हो रही है, तो ये डैग भी दिखता है यहाँ पे, आपको स्टेज भी दिखता है और डिटेल्स भी दिखता है कि क्या कर रहा है वो डेटा फ्रेम रीडर, सीएसवी। ओके, वापस जाते हैं जॉब्स पे। शो स्ट्रिंग, अब यहां से एक्सपीरियंस वाइज आपको पता चल जाएगा जब आप वर्क करते रहोगे कि शो स्ट्रिंग यानी कुछ तो भी शो हो रहा है। क्लिक करोगे, डिटेल्स में जाओगे तो और डिटेल्स आप देख पाओगे। ठीक है, इतना इतना क्लियर है ना कि ये यूआई कैसे, स्टार्टिंग पेज ये रहता है आपका जॉब्स का। ओके, और ये पूरे चीजें हमने चलाई अभी तक। ओके, अब जाते हैं स्टेजेस पे। इतने स्टेजेस रन हुए। ओके, अब वो फिर से उसी पे ले जाता है डिटेल्स में, शो एडिशनल मैट्रिक्स वगैरह, बहुत डिटेल में जा सकते हो क्योंकि ये जेवीएम है जो हमने पहले कवर किया, जावा वर्चुअल मशीन। तो उससे रिलेटेड हीप, मेमोरी, ये सब भी आप देख सकते हो और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जब भी ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है तब ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, लेकिन अभी हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, कि क्या क्या यूआई में अवेलेबल है। स्टोरेज, अभी ये स्टोरेज जो है वो अभी यानी क्या है कि मेरा तो क्लस्टर है नहीं और मैंने स्टोरेज डिफाइन नहीं किया। ओके, तो कुछ ज्यादा डिटेल्स आ नहीं रही है, लेकिन जब आप क्लस्टर पे रन करते हो तो स्टोरेज रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो ड्राइवर्स है वो जिस नोड पे रन होते हैं उस पे मेटा डेटा रहता है, तो यहाँ पे स्टोरेज पॉपुलेट होगी। ओके, एनवायरमेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पे आपको रन टाइम इंफॉर्मेशन मिलता है। ऑब्वियसली जेवीएम है तो जावा रन टाइम। ओके, कौन सा वर्जन है ये वो वगैरह सब पता चलता है। स्पार्क, अभी स्पार्क रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे लिस्ट होती है। ओके, और आपको अगर कुछ चेंज करना है तो ये प्रॉपर्टी यहां से उठा के आप वहां पे चेंज कर सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ लिस्टेड है, और किसी भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए जस्ट कॉपी करो, गूगल करो। नॉन सिक्योर, अच्छा हाँ, क्योंकि सेपरेटेड बाय डॉट्स है, वो उसको यूआई समझ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल उसका क्या ना, ऑब्वियसली अपाचे स्पार्क के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने देखना है उसका एक्चुअल ओके फंक्शनिंग। तो वो आपको सारी चीजें बता देगा, जो भी आपको पैरामीटर्स चाहिए उनके डॉक्यूमेंटेशन में डिटेल में रहता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से कहाँ गया है? अच्छा, अपन वही वही से हट गए। ओके, एनवायरमेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको दिखता है कि रिसोर्स, अभी यहाँ पे देखोगे कोर्स एक, यानी जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो जॉब चल रहा था अभी, उसमें एक कोर चल रहा है, 1 GB मेमोरी असाइंड है। ठीक है, एक सीपीयू है। ठीक है, एंड देन
वो बाय डिफॉल्ट लिया है उसने, मैंने कुछ नहीं दिया है। लेकिन अगर देना है तो आप दे सकते हो उसको, ठीक है, उसके भी प्रॉपर्टीज है ओवरराइड करने के लिए। अभी यहाँ पे हडूप रिलेटेड प्रॉपर्टीज है जो हमने तो यूज नहीं किया अभी, क्योंकि अपन हडूप क्लस्टर पे नहीं है ना, HDFS रिलेटेड प्रॉपर्टीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है S3A ब्लॉक साइज। S3A मीन्स S3 रिलेटेड, और ब्लॉक साइज 32 MB का ब्लॉक है। तो कल हम ब्लॉक साइज का जो पढ़े वो ये है, ये इसको आप बढ़ा सकते हो, ओके, अगर चाहिए तो। लेकिन अभी अपने कोई काम का नहीं है, क्योंकि अपन कुछ राइट नहीं कर रहे अभी फिलहाल। एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिल जाएगी, सबसे रिलेटेड, यान रिलेटेड, मैप रेड्यूस रिलेटेड, ओके, सब सब मिलेगा यहाँ पे। फिर दूसरे टैब पे जाते हैं, एग्जीक्यूटर्स। अभी ये एग्जीक्यूटर्स का एक समरी है। आपने देखा यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटर है, ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटर है, ठीक है, एक ही एग्जीक्यूटर के अंदर ये 5 टास्क एग्जीक्यूट हुए, ठीक है। उन 5 टास्क में से कौन से फेल हुए या डेड हुए, कोई नहीं, ओके। और ये हीट और ये जो है, ये मेमोरी रिलेटेड आपको ऑप्टिमाइजेशन में काम आता है, जो हम कवर नहीं करेंगे, ओके। GC टाइम, गार्बेज कलेक्शन, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज अनयूज्ड रह जाती है, तो गार्बेज कलेक्शन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटरव्यूज में जब हायर लेवल पे जाते हैं तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, गार्बेज कलेक्शन, ओके। मुझको भी पढ़ना पड़ेगा, अभी मेरे इतने कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसके, लेकिन हाँ, आप लोगों ने पढ़ना है जब भी टाइम मिले गार्बेज कलेक्शन से रिलेटेड, ओके। एंड डेटा फ्रेम, क्योंकि हम डेटा फ्रेम बना रहे, सीक्वल चला रहे, तो यहाँ पे वो लिस्ट करता है कौन सा जॉब आईडी था। जॉब आईडी पे क्लिक करोगे, फिर से वो वहीं ले जाएगा। तो ये पूरे टैब्स इंटीग्रेटेड है, एक टैब से दूसरे टैब पे जा सकते हो, या तो क्लिक करके वहां पे जहां पे आपको पहुंचना है वहां पे पहुंच सकते हो, ठीक है। ये डिटेल्स है, तो ये UI है मेन, ओके। अब देखना है अपने को, अभी लास्ट जो स्टेप था वो था 9:29:55, अभी 9:39:27 हुआ, ओके। तो हम अभी क्या करेंगे, हम अभी लेजी क्यों था और कैसे प्रूव करोगे कि स्पार्क लेजी इवेल्युएट करता है। दैट मीन्स जब भी आप एक्शन परफॉर्म करोगे तभी कुछ होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तो हम वापस जाते हैं, ओके, यहाँ पे चले जाते हैं। ये अपना सेशन ऑलरेडी ऑन है। अभी हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशंस जो है अलग अलग टाइप्स के रहते हैं, जैसे मैप हो गया, फिल्टर हो गया, ओके, फिर ग्रुप बाय हो गया, ये सब जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल वाला करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हायर सैलरी का डेटा फ्रेम बनाते, ठीक है। तो okay, ठीक है, हाई सैलरी का मीनिंग कोई एक अमाउंट से ज्यादा। तो अगर हमने सोचा कि 50,000 से ज्यादा सैलरी, अभी यहाँ पे आप देखोगे ये डेटा में मुझको बताना, बड़ा करना होगा फॉन्ट, तो शायद ये ठीक है, ओके। अब 50,000 से ऊपर वाली सैलरी को हमने एक डेटा फ्रेम बनाना है, एक एग्जांपल, ओके। तो क्या करेंगे, जैसे पांडास में करते थे, कि पांडास में क्या लिखते थे, DF स्क्वायर ब्रैकेट DF, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम सैलरी ग्रेटर देन 50,000। सिमिलर यहाँ पे भी वैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपका DF जो है, ये अब ये डेटा फ्रेम कंसिडर करते हैं, डेटा फ्रेम, एंड देन इसके बाद फिल्टर करेंगे, ओके। और ये गूगल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। आपने बोला ना अगर कि गेट मी सैलरी ग्रेटर देन 50,000, तो ये गूगल पे भी आपको सेम कमांड मिल जाएगी, तो इस पे अपन ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब कॉलम जब सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये फेल होगा, क्योंकि कॉलम करके एक पैरामीटर है पाई स्पार्क का, तो कॉलम को रेफर करने के लिए ऐसे देना पड़ता है, okay? चला के देखते हैं, फेल होने देते हैं और फिर देखते हैं, ओके। 50,000, अब कॉलम इज नॉट डिफाइंड, तो हम कॉलम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम पाईस्पार्क डॉट सीक्वल। अब कॉलम जो है वो एक फंक्शन है पाईस्पार्क, ठीक है, इंपोर्ट। ये जब मैं चला दूंगा, फिर ये करूंगा, अब देखो ये मैंने चलाया, अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन चलाया मैंने, लेकिन वापस जाते UI में रिफ्रेश करते हैं, कुछ नहीं आया। देखो लास्ट एग्जीक्यूशन 9:29 ही था,
ठीक है, दैट मीन्स हमारा ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं चलेगा जब तक मैं उस पर एक्शन नहीं करूंगा। ओके, अब एक्शन क्या है इसको मैं शो करता हूं। सिंपल एक्शन शो है। अब ये चला, यहाँ पे 50 के ऊपर जो भी सैलरीज है वो दिख रही है। अभी इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो नया आ गया। तो पॉइंट इज, जब तक आप एक्शन नहीं परफॉर्म करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो कुछ भी नहीं चलाएगा। तो मेन है ये, हमने कल जो अपन लेजी इवेल्युएशन का कंसेप्ट कर रहे थे वो प्रूव हुआ यहाँ पे। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ चलाओगे तो कोड ऐसे ही एग्जिट हो जाएगा चल के, अगर सिंटैक्टिकली सही रहा तो वो कंपाइल होगा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ चलाएगा नहीं। ठीक है, कोई क्वेश्चंस इसमें? ओके, अभी पर जो हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं सार्थक, वो एक्शन नहीं है क्या? वो तो एक तरह से नहीं एक्शन ही है। नहीं नहीं नहीं, वो एक्शन, देखो वैसा एक्शन नहीं। स्पार्क के कंटेक्स्ट में एक्शन क्या है कि कुछ एक्टिविटी हो डेटा पे। आपने सिर्फ अभी तक कंडीशन बोला है कि मुझको ये करना है, करूं क्या ये नहीं बताया उसको। ठीक है, तो वो क्या करता है कि करना है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे। जैसे अपन भी बोलते हैं ना मैनेजर को कि हाँ आप काम दे रहे हो, कोई मैनेजर बोलता है कि हाँ अपन हाँ कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन वो कब तक नहीं करेंगे जब तक स्टोरी नहीं बनेगी, प्रेशर नहीं आएगा, राइट? तो वैसा कंसेप्ट है यहाँ। आप ओके, तो बोलो बेसिकली हम इसका लॉजिक जो बिल्ड कर रहे हैं वो चेक कर रहे हैं सही है कि नहीं है। जब हम एग्जैक्ट, उसको फाइनली एग्जीक्यूट करने के लिए कोई एक्सप्लिसिट कमांड नहीं देते तब तक वो उसको चलाएगा नहीं। यानी मान लो चलाएगा नहीं, अपडेट चलाने को नहीं बोल रहे या कुछ करने नहीं बोल रहे, तब तक एग्जैक्टली वो उसको चलाएगा नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वैसा ही। ओके, अच्छा सार्थक, दो क्वेश्चन है इसमें। यदि अपन शो नहीं करके और एक और चीज उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें जो भी हाईएस्ट सैलरी है उसमें +10,000 और ऐड कर देते हैं, तब हाँ वो उसको एक्शन कंसिडर करता, राइट? नहीं, अगर वो एक्शन आपका नहीं, उसको उसको भी ट्रांसफॉर्मेशन ही लेता हो। ओके, अभी बट जैसे जो एक रिजल्ट है काम उसमें करते हैं, 10,000 है ना। सिंप्लिसिटी के लिए और एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। ओके, नहीं नहीं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस डेटा फ्रेम में जो रिजल्ट आया हाई सैलरी डीएफ, उस पे कुछ परफॉर्म कर, तो नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो ये बता रहा हूँ, रुक जाओ। लेस देन, ठीक है, ये चलाया मैंने। अभी मैं फिर से ये चलाता हूँ, मोर लोअर। ओके, और यहाँ पे ये डेटा फ्रेम यूज करता हूँ। ठीक है, अभी तक तो डेटा फ्रेम बना भी नहीं है। ओके, और यहाँ पे मैं करता हूँ 5,000 से नीचे। ओके, अभी ये भी चल जाएगा। ओके, क्योंकि अभी तक ये इवेल्युएट ही नहीं हुआ है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन था +100 करना या +1000 करना जो भी था, वो आप करो यहाँ हाँ। पे। लेकिन वो तब तक नहीं चलेगा जब तक मैं एक्शन नहीं बोलूँ। अभी अगर मैं ये बोलूंगा ना, अभी अच्छा वापस जाते देख लेते हैं। बट अभी तो ये एक्शन हो गई ना, नहीं सेकंड हुई ना, वाली फर्स्ट के एक्शन लिए। कहाँ हुई है? एक्शन हुई नहीं है। अभी तक आपने शो करने बोला क्या, मोर लो सेल डीएफ क्या है, बोला ही नहीं। ये क्या है वो भी बोला है क्या, नहीं बोला है। तो अभी तक ये सिर्फ बोला है कि हाँ कर लेंगे, ये जो भी है ये परफॉर्म हो सकता है ऑपरेशनली, दिस इज वैलिड स्टेटमेंट्स। बट जब तक मैं ओह, बोलूंगा नहीं कि अरे ये बताओ मुझे क्या है आउटपुट, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। जब सो ये मैं, मोर ओवर ये कंपाइल कर रहा है सिर्फ, हाँ हाँ हाँ, है ना? सिर्फ कंपाइल कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। अभी जब मैंने ये लिखा तब वो चलेगा वहां पे, दोनों चलेंगे स्टेटमेंट्स, दोनों स्टेटमेंट्स चल जाएंगे। देखो चल गए, ये अच्छा। दोनों चल गए। डिटेल्स में जाओगे तो क्या कर रहा है वो सब दिखेगा, लेकिन हाँ दोनों चले एक साथ। ओके, तो मीनिंग वही है, ट्रांसफॉर्मेशन जब तक चलेंगे, चलाओ हजारों ट्रांसफॉर्मेशन चला लो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। एक एक्शन आएगा तभी वो रन होंगे उसके ऊपर के ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अच्छा अच्छा, तो ये चीज, ये ड्रॉबैक है, बिकॉज अभी तो छोटा चीज था इसलिए फटाफट चल गया शो करने पे, अदरवाइज वो टाइम लेता है ना, इसीलिए शायद वो ये लेकिन ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक नहीं है, वो बनाया उस तरीके से। देखो सोचो आप ऐसे कि आपने कोड लिखा और आपके कोड में आपने कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो, तो अननेसेसरी क्यों रिसोर्सेज वेस्ट करूं, राइट? एक वो सोच है। ओके, दूसरा सोच ये है, आपने अगर 10 एक्शंस लिखे आपके कोड में, राइट,
पहला एक्शन हुआ, दूसरा एक्शन हुआ, तीसरा फट गया, तो पहला और दूसरा एक्शन फिर से क्यों करें? तो तब ये काम आता है कि अच्छा, पहला और दूसरा तो हो चुका है, तो अभी मुझको दूसरे एक्शन के बाद जितने ट्रांसफॉर्मेशन थे उतने ही चलाने हैं, तो दैट इज ऑप्टिमाइजेशन, राइट? वो फिर से पूरा नहीं चला रहा, समझ रहे हो? तो वो सही से लिखा है, वो थॉट प्रोसेस डाला गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन अलग रखो, एक्शंस अलग रखो, ताकि आप फिर से रिक्रिएट कर पाओ जल्दी से। ओके, और फिर अच्छा अच्छा। दैट मेक्स श्योर दैट डेवलपर भी सोचे उस पर्सपेक्टिव से कि अगर एक्शन करना है तो जो एक्शन से रिलेटेड स्टेप्स है वो करो, अननेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशंस लिख के कोई फायदा नहीं। ओके, तो वो मेन, अच्छा अगर मैंने यहाँ पे और एक डेटा फ्रेम लिख दिया रहता और लो सैलरी डेटा फ्रेम कहीं रेफर ही नहीं हुआ रहता, तो वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही रह गया रहता, तो उससे क्या होगा? लो सैलरी डेटा फ्रेम अगर मैंने एक्चुअली रन किया रहता, तो ये एक मेमोरी में एक स्पेस यूटिलाइज करके बैठा रहता फालतू में, लेकिन ये कभी यूज नहीं हो रहा है, तो हाँ उससे मेमोरी सेव हो जा रही। और फिर अपन पाइथन में, हाँ पाइथन एक बेस्ट एग्जांपल, स्पार्क छोड़ के अगर पाइथन में मैंने ये रन किया रहता ना, तो ये भी इवेल्युएट होता है, ये भी इवेल्युएट होता है, ये अगर मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ फुकट में इवेल्युएट होके बैठे रहता है ना? तो वो ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में, और आप ये कर रहे हो स्पार्क में, स्पार्क में अंडरस्टूड है कि ऑलमोस्ट है ना बहुत सारा डेटा आता है, राइट? तो अगर ये डेटा फ्रेम में फालतू में ज्यादा डेटा स्टोर करके रखा है और कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, तो क्यों क्यों करना है ना? तो वो अच्छा। कंसेप्ट आप बोल सकते हो तो कि ये पाइथन में क्यों कर इसको रहा है, मेमोरी लेकिन में रखेगा इसमें वैल्यू इज इट? हाँ, सॉरी, क्या था? पाइथन उसको डेटा फ्रेम को मेमोरी में रखेगा, लो सैलरी डीएफ को। हाँ, लेकिन वो इवेलुएट तो करेगा पूरे पूरे, अगर उसमें 1000 रोज है तो वो 1000 रोज को इवेलुएट करके मेमोरी में रखेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ओके पे वो बोलेगा कि ठीक है, ये इसका एक्शन मेरे पास आएगा तो मैं ये इवेलुएट करूंगा, तब तक नहीं कर रहा हूँ, ओके अच्छा। है ना? कुल, और इसमें अपने को वो जो यूआई है उसमें दिखता है क्या ईच एंड एवरी ऑपरेशन, जैसे ये वाला चला तो इसमें उसने कितना टाइम लगाया या कैसे हाँ ये रहा एग्जीक्यूट ना, किया, जैसे एग्जीक्यूशन हाँ अपना हाँ जो हाँ, रहता है दिखता ना है, दिखता है, सब दिखता है। ओके, सब दिख सकता है। ओके, तो वो सारी चीजें दिखती है। अब जैसे टाइमलाइन पे जाओगे तो आपको ये सब भी दिखेगा कि कब क्या चला है। देखो, शेड्यूलर टास्क चला है, फिर टास्क डी सीरियलाइजेशन चल रहा है, फिर एग्जीक्यूटर कंप्यूटिंग टाइम चल रहा है, तो ये पूरे ब्रेकडाउन आता है उसमें। okay? फिर एग्रीगेटेड बाय एग्जीक्यूटर, ये तो एक ही एग्जीक्यूटर अपना, लेकिन ठीक है। तो डिटेल्स काफी मिलते हैं इसमें, ऐसा मैं बोलूंगा। ओके, लेकिन हम्म। उस उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको ड्रिल डाउन करना पड़ेगा काफी, लेकिन आपको मिल जाएगा, आप जो भी डिटेल चाह रहे हो वो सब मिल जाएगा। ओके, अभी, अच्छा सार्थक, एक ना और चीज होती है, वो एप्लीकेशन लॉग होती है या ट्रैकिंग यूआरएल बनता है यूजुअली, वही और वो वही, ट्रैकिंग यूआरएल पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला डिटेल्स करेक्ट मिलता है, स्पार्क वाला, करेक्ट राइट? तो करेक्ट। अपने केस में वो वैसा बना नहीं क्या? नहीं, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन यूआरएल बोल रहे हो वो यान जो है, हडूप क्लस्टर का यान, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, राइट? हाँ उसका हाँ यूआरएल करेक्ट। रहता है। आप यान के लिंक पे जाते हो, फिर वहां पे वो जॉब रजिस्टर दिखता है आपको, स्पार्क जॉब या हाइव जॉब या जो भी है, राइट? एंड देन उस पे ओके। क्लिक करते हो तो स्पार्क अगर है तो वो यहाँ पे रिडायरेक्ट करता है ना? तो अच्छा, ये स्पार्क रिलेटेड यूआई ये है। फिर तो इसमें, यानी अगर मेरी कोई जॉब है, मैं डायरेक्टली उसको स्पार्क यूज कर रहा हूँ विदाउट यूजिंग यान सर्विसेज, तो उस केस में वो बनेगा नहीं, सीधा ये हाँ डिटेल। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि मैंने अभी ओके मेरे ओके। सर्वर पे यान नहीं डाला है ना? तो और मेरा हडूप क्लस्टर भी नहीं है, तो हाँ समझा अननेसेसरी समझा, मैंने वो ठीक है, डाला मेरे नहीं है। को वो ना वो रिलेट कर रहा था मैं, क्योंकि मैं करेक्ट फ्लो में ये देखा हूँ। और कभी कभी ये होता है कि मेरे को ट्रैकिंग यूआरएल नहीं मिलता और डायरेक्टली ये लिंक दिखता है। और अभी हाँ भी जैसे हम कर रहे थे तो डायरेक्टली इस लिंक पे आया ना, तो इसलिए सोचा कि करेक्ट, क्या होता है दोनों में, कैसे वो कहाँ पे पिक्चर में आती है। राइट राइट, ओके, हाँ, नहीं मेक सेंस। वो यान या कुबरनेटिस या जो भी क्लस्टर मैनेजर यूज करते हैं उससे यहाँ पे रीडायरेक्ट होगा। ओके, वैसे ही रहता है। एंड देन ठीक है, अभी ये एक चीज हो गई डेटा फ्रेम रिलेटेड। कल मैंने और एक फंक्शनैलिटी बताई थी स्पार्क की कि आप टेबल बना सकते हो। तो अभी अपन क्या करते हैं, इस पे टेबल बनाते हैं। अभी अपने पास है डीएफ, डीएफ डॉट शो करते हैं क्या है उसके अंदर। ओके, अभी ये डेटा है इसमें। अभी मैंने अगर इसको टेबल बनाना है तो मैं ये बना सकता हूं। कैसे? सिंपल है, एक फंक्शन है क्रिएट और रिप्लेस टेबल का, तो ये करके देखते हैं। ये डॉट क्रिएट
यार, ये गूगल ही कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। और वो व्यू, व्यू का नाम, तो अभी अगर अपन ने बोला कि क्या डीएफ व्यू, अभी ये एक डीएफ व्यू करके एक चीज बन गई, ओके। लेकिन आपको अगर इस पे सिलेक्ट चलाना, अब आप सीक्वल चलाओगे, करेक्ट, तो सीक्वल चलाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैं सीक्वल चलाऊंगा स्पार्क सेशन का। तो अभी मैं क्या करूंगा, स्पार्क डॉट सीक्वल, अभी यहाँ पे सीक्वल में मैं कुछ भी लिख दूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीएफ व्यू, ओके। अभी ये चल गया, अभी इसने कुछ किया नहीं, ओके, क्योंकि मैंने इसको असाइन नहीं किया डीएफ सीक्वल, डीएफ सीक्वल डॉट शो। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो अब आप सीक्वल भी चला सकते हो, अगर किसी को सीक्वल से फेमिलियराइजेशन, तो बढ़िया से उसका व्यू बना दो एंड चलाते बैठो सीक्वल। फिर अब सीक्वल चला सकते हो तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स यूज केसेस आपके एनेबल हो जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे कैसा है कि बार बार आपको ऑप्शंस या फंक्शंस में खेलना पड़ेगा, ये जैसे फिल्टर्स और ये सब। लेकिन आपको अगर ये इजी जाता है सिलेक्ट करना, तो डेफिनेटली ये करके चला सकते हो। तो आपके दो तरीके ओपन हो जाते हैं, एक बार डेटा फ्रेम बन जाता है, उसको टेबल में भी कर सकते हो या डेटा फ्रेम ऑपरेशंस भी कर सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि अरे डेटा फ्रेम बहुत छोटा है और मैं पांडास में बहुत ही हाथ साफ है मेरा, तो आप वैसा भी कर सकते हो, पांडास डीएफ इक्वल टू डीएफ टू पांडास, ठीक है, तो पांडास डीएफ बन जाएगा वो। ओके, तो फंक्शनैलिटी वाइज वेरी रिच, समझ रहे हो ना? यानी अब आप कुछ भी कर सकते हो, आपको सिर्फ ये समझना है कि स्पार्क सेशन कैसे बनता है, स्पार्क में फाइल कैसे रीड होती है या डेटा कैसे रीड होता है, एंड फिर आप कुछ भी उखाड़ लोगे उसमें, है ना? कोई क्वेश्चंस इसमें? तो जैसे मेरे को नेस्टेड क्वेरी चलानी है, फॉर एग्जांपल एक क्वेरी का आउटपुट देके दूसरी क्वेरी के फिल्टर कंडीशन में, तो वो सब वेरिएबल सेव हो हाँ जाएंगे यूं? हाँ, आप ये जो है फिर नेस्टेड पूरा जो भी है करो बढ़िया आराम से, एंड देन ये सीक्वल टेक्स्ट को पास कर दो, ये यहाँ पे इधर, वो चल जाएगी। आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, ये प्रॉपर टेबल है आपके लिए, प्रॉपर टेबल जो आप सीक्वल में कर सकते हो, वो पूरे चीजें कर सकते हो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ कुछ चीजें फट सकती है मे बी, लेकिन बहुत ही, लेकिन वो यूज केस बेसिस पे। लेकिन सिंपल सब क्वेरीज चला रहे हो या कुछ भी बना रहे हो तो ये सब चल जाएगा इसमें। हाँ, टेम्प टेबल शायद नहीं बनते, ये चेक करना पड़ेगा। जैसे अपन वो सीटी वगैरह करता ना, वो शायद नहीं चलते। देवा देते हो, आइडिया है क्या? वो विंडो फंक्शंस में लिमिटेशंस है ना कुछ स्पार्क में? विंडो फंक्शंस एक बार फिर से क्वेश्चन बोल पाओगे क्या उसका? अच्छा, विंडो फंक्शंस का ये लिमिटेशन। नितेश का क्वेश्चन था कि कुछ भी चला सकते क्या, तो मैं बोल रहा था हाँ कुछ भी चला सकते, लेकिन जो विंडो फंक्शंस रहते हैं उसमें लिमिटेशंस रहते हैं ना स्पार्क सीक्वल में चलाते वक्त, क्योंकि विंडोज फंक्शंस आर स्पेसिफिक टू अ डेटाबेस। शायद मैंने कभी यूज नहीं किए विंडो फंक्शंस स्पार्क सीक्वल में, तो इसलिए मैं, मैंने भी कभी विंडो फंक्शंस मैंने बस स्ट्रीमिंग में यूज किया था, हाँ बट ठीक है, फुल फ्लेज कभी यूज नहीं करते। करेक्ट उसके करेक्ट। बाद हम स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमिंग आ गया तो वी एलिमिनेटेड विंडो फंक्शंस। हाँ तो नहीं, ये सही है। मैं भी आइडियली यूज नहीं किया हूँ, लेकिन जैसे मितेश और दूसरे जो लोग हैं वो सीक्वल में शायद बहुत ही तोड़ू होंगे, तो फिर उस, ओ, विंडो फंक्शंस इन सीक्वल बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ ओके, स्पार्क सीक्वल मैं में, सोचा कि स्पार्क का विंडो फंक्शंस। नहीं नहीं नहीं, स्पार्क डॉट स्पार्क सीक्वल, में भी विंडोइंग है ना? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, ये इसमें स्पार्क डॉट सीक्वल के हाँ, इसमें विंडो अंदर। फंक्शंस यूज होता है ना, रैंक, डेंस रैंक एंड ऑल दोस थिंग्स, रैंक डेंस रैंक मल्टीपल और एक्सप्रेशन यूज करके। ओ परफेक्ट, ओके, तो ये
मितेश आपका आंसर मिल गया। ओके तो तो ये तो ऑलमोस्ट डेटाबेस हो गया, फिर अपने लिए इजी हो गया। हाँ ऑफ कोर्स, इसीलिए तो, मल्टीपल। हाँ इसीलिए यानी ये काफी यूज्ड है, इसलिए आप इसमें कितना बड़ा हम्म। टेबल रीड कर सकते हो, है ना, और फिर उसको एक, एक्चुअली मुझे लगा कि लाइक आप स्पार्क का विंडो फंक्शन हाँ पूछ रहे नहीं हो, नहीं नहीं स्पार्क में भी वो, विंडोज होता है वो डी स्ट्रीम्स में, करेक्ट करेक्ट, बट नहीं इसमें सारे यूज कर सकते सारे कर हैं, सकते हैं, हाँ रैंक रैंक जितना ओके भी है। हाँ परफेक्ट। तो सार्थक, इसमें जैसे कभी कभी अपनी क्वेरी परफॉर्म नहीं कर रही है, मल्टीपल जॉइन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अपन एक्सप्लेन प्लान देख लेते हैं और उसके हिसाब हाँ से ट्यून करते हैं। इसमें है ऐसा कुछ? वही है ना स्पार्क यूआई, यही यहीं पे मिलेगा सब आंसर आपको। कहाँ गया यार ये, हर बार, हाँ ये इधर ही मिलेगा सब जवाब आपको। अरे लेकिन मितेश, वो तुम एम्पल टू एम्पल कैसे कंपेयर कर सकते हो? वो तो डीबी के फंक्शनलिटी है ना। जैसे अभी तुम शो प्लान कर रहे हो तो टेरा डेटा ही देता है, नॉट नेसेसरी कि एवरी डेटाबेस विल गिव यू। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा कि मतलब जैसे अपने को, अपन ने चलाया, क्वेरी का रिजल्ट आ ही नहीं रहा, तो कैसे डिबग करेंगे यहाँ पे इस केस में, स्पार्क के अभी केस यानी में? वो तो आपके क्वेरी के बेस पे है, यानी अब यहाँ पे जैसे जितना, यहाँ पे तो ये सब कुछ दिखा रहा, शो स्ट्रिंग और ये सब, मतलब वो जो अपन ने वो फंक्शन जो डेटा फ्रेम बनाई थी उससे रिलेटेड भी कुछ सिंटेक्स नहीं दिख रहा ना। नहीं डेटा फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन तो वैसे ही नहीं आते ना, यहाँ पे तो एक्शंस ही आते ना, है ना, समझ रहे अच्छा, हो। तो अब जब एक्शन क्या किया परफॉर्म है होगा, वो, क्या अगर वो नहीं एक्शन परफॉर्म हो रहा है ठीक है, और एक्शन परफॉर्म करते वक्त ट्रांसफॉर्मेशन में कोई दिक्कत आती है, तो फिर वो आपको यहाँ से डिबग करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पूरा एक डिटेल लॉग आता है, तो यहाँ से आपको फिर डिबग करना पड़ेगा उसको। देखो ये यहाँ पे एक्शंस ही रजिस्टर होंगे, अच्छा अच्छा। ट्रांसफॉर्मेशन तो वैसे ही रजिस्टर नहीं होंगे, है ना। वही तो इसका यूआई का यानी स्पार्क का ही वही मेन फंड है। तो कहीं और लॉग बनते हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप दिखाई कि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हुआ? हम्म, वो यही है मेरे ख्याल से, और आई कहीं थिंक वो पे तो तुम्हारा प्रोग्रामिंग का लॉजिक हो गया, राइट? आई हाँ मीन जो तुम एग्जैक्टली, ऑडिट ट्रेल मेंटेन करोगे, जैसे आप जो क्लाउड वॉच वगैरह पे डालोगे या जहां पे भी लॉग्स राइट करोगे वो वही हो गया फिर, और क्या, और कौन सा लॉग्स रहेगा। नहीं, मैं जैसे बोला, जैसे ग्लू अपन चलाते हैं फॉर एग्जांपल, तो ग्लू में डिटेल लॉग बनता है ना कि उसने शुरू में क्या किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं तो वो पाइथन का लॉग हो गया, राइट, वो एक्चुअली ग्लू जैसा इंटीग्रेट हुआ है बैकएंड पे, वो उन्होंने स्पार्क का भी तो लॉग बनता है जैसे नहीं, आप अपन। अगर एक्सप्लेन प्लान देखना चाहते हो तो आप अपने कोड पे एक्सप्लेन एंड उसके बाद अपना स्टेटमेंट लिख सकते हो, तो वो पूरा एक्सप्लेन प्लान दिखा देगा। एक्सप्लेन बोल के देर इज अ स्टेटमेंट, एक्सप्लेन एंड देन ये, मैं इसका लिंक आपको भेजता हूँ। यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ अगर सपोज, है ना, और df SQL डॉट, तो ये प्लान मिल गया, इसको मैं ओह फिर अच्छा। यही बता रहा था शायद dev। हाँ वहाँ पे फिर आप फिर इसको राइट कर दो कहीं पे, फॉर्मेट कर सकते हो, तो आपको पूरा यू विल हाँ बी एबल टू सी द एंटायर फॉर्मेट कि वो सीक्वल कैसे हुआ है। एंड हम्म उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन में ये काम आता है, बिकॉज फिर आप उसमें ऑप्टिमाइजर एंड ऑल दोस थिंग्स, क्रायो सीरियलाइजर, वो सब कुछ आप डाल सकते हो बाय सीइंग दैट एक्सप्लेन प्लान कि कहाँ पे आपका, जैसे फॉर एग्जांपल काउंट जो है वो कभी करना नहीं चाहिए, वो बस ओनली फॉर योर टेस्टिंग के लिए ठीक है। बट जब आप प्रोडक्शन में अपना कोड डालते हो तो हर बार हम कभी कभी काउंट करते हैं या शो करते हैं, डॉट शो करके दिख रहा है जैसे सार्थक दिखा रहा है, तो वो सारे स्टेटमेंट्स हम हटा देते हैं, बिकॉज वो जो डॉट शो है, डॉट काउंट है, वो सारे वो बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव ऑपरेशंस है, वो सारी चीज़ हटा देते हैं और वो सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन में दिख जाएगा कि कहाँ ज़्यादा टाइम दिख रहा है, तो हम्म यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको किसमें ज़्यादा ड्यूरेशन लग रहा है। ये लेकिन डेटाबेस फंक्शनैलिटी होगी, ये सारे डेटाबेसेस में जैसे अपन करते हैं वो टाइप का चाहिए आपको मितेश, ऐसा बोल रहे हो आप। नहीं नहीं, आई थिंक ये इनफ है। जो जो ये क्वेरी कैसे परफॉर्म करेगी, अभी तो तेरा सिलेक्ट इसका सिंपल है, जैसे मेरी बहुत सारे जॉइन कंडीशन होती और लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन होके उसमें मल्टीपल कॉलम पे ज्वाइन होता, तो वो सब दिखाने लग जाता है यहाँ पे। ओके तो ये कुछ होता है एक्सप्लेन, देख सकते हैं ओके यहाँ।
हाँ, तो ये सही है, एक्सप्लेन हो सकता है। Cool. तो ये बेसिकली यही है, यानी इतना ही है, यानी बाकी तो आपको गूगल करके सारे ऑप्शंस क्या करना है उस हिसाब से आप डिफाइन करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो मेन स्पार्क की फंक्शनैलिटी यही है। अभी अगर मैं चाहूँ तो ये पूरा कोड लूँ, टाइम हटा दो, ये पूरा कोड लेके हम AWS पे रन कर सकते हैं। अभी ये कोड बन गया। ओके, अच्छा, और एक चीज, अभी ये तो मैं सेशन में चला रहा था, अभी अगर इस फाइल को रन करना है, कॉपी पाथ, स्पार्क सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट कोड। ठीक है, इसमें पैरामीटर्स भी आते हैं। अगर मैं सिर्फ स्पार्क सबमिट रन करूं तो पैरामीटर्स दिखेंगे मुझको काफी। आप एग्जीक्यूटर्स, कोर्स, फिर सुपरवाइज, यानी अगर आपका फेल होता है कहीं पे तो ये फिर से रीस्टार्ट करे, ये सब फंक्शनैलिटीज दे सकते हो उसको। ओके, लेकिन और फिर एडिशनल जार फाइल्स, कुछ पैकेजेस आपके अलग से इंस्टॉल करना है वगैरह, जो भी है। ओके, तो ये है। लेकिन अगर आपको सिंपल रखना है और ये चेक करना है कि ये चलता है आपका कोड की नहीं, ऐसा भी कर सकते, ये भी चलेगा। ओके, देखो चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली स्पार्क सबमिट से भी कर सकते हो, इंडिविजुअल पाइथन सेशन में जाके भी स्पार्क सेशन एनेबल कर सकते हो, एंड व्हाट नॉट। ठीक है, अभी इसको लेंगे अपन कॉपी, अब जाएंगे AWS पे। ठीक है, अब AWS मेन अपना फंक्शनैलिटी AWS पे क्या है, ग्लू। ओके, जो ये चलाता है, दो ही नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, काफी तरीके हैं स्पार्क कोड चलाने के, लेकिन वाइडली यूज्ड इज ग्लू। ओके, ग्लू एक सर्वरलेस सर्विस है। ओके, AWS जो प्रोवाइड करता है। अभी ये जो ग्लू है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है, साथ में इजी टू यूज भी है। ठीक है, तो एक एक करके अपन पहले ये UI के थ्रू जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी है इसमें। एक है गेटिंग स्टार्टेड में, आपको दिख जाता है कि ग्लू बेसिकली क्या देता है आपको। ये आपको रूल्स IAM यूजर के बनाने देता है, ग्लू कैटलॉग। अब डेटा कैटलॉग, डेटा कैटलॉग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमने हडूप क्लस्टर्स पे भी देखी है, जो रहता है मेटास्टोर। ओके, सो मेटास्टोर का काम क्या है, वो करता है डेटा बेस रिलेटेड कैटलॉगिंग। मींस डेटा कहाँ पे है, टेबल्स कौन से है, नेम्स क्या है टेबल्स के, कॉलम्स कौन से है, कॉलम्स के डेटा टाइप्स कौन से है, फाइल फॉर्मेट क्या है बैकएंड पे, या डेटाबेस का फॉर्मेट क्या है। ये सब चीजें मेटा डेटा में आती है। कितना रिकॉर्ड काउंट है, फॉर एग्जांपल जब भी चला रहे हो, पहली बार का रिकॉर्ड काउंट वो रिकॉर्ड करता है। तो ये सब चीजें वो स्टोर करता है मेटा स्टोर में। तो जो हाइव मेटा स्टोर जो वहां पे रहता है अपने हडूप क्लस्टर्स पे, वो आप इसको कंसिडर कर सकते हो डेटा कैटलॉग। ओके, ये जो डेटा कैटलॉग है, ये आपका हाइव का जो मेटा स्टोर है उसको इधर भी बना सकते हो। ओके, तरीके हैं वो करने के। जरूरी नहीं है आप आपका हाइव मेटा स्टोर को क्लस्टर पे ही रखो, पहले की बात हो गई, वो पुरानी चीजें हो गई। अभी लोग हाइव मेटा स्टोर को एक्सटर्नल रखते हैं, या तो ग्लू डेटा कैटलॉग में रखेंगे, या तो कोई RDS इंस्टेंस पे रखेंगे क्लाउड पे। तो ये तरीके आ गए, लेकिन मैक्सिमम यूज केसेस में डेटा कैटलॉग बहुत ही इजी टू यूज है। तो यहाँ पे अगर मैंने कुछ टेबल बनाया रहता तो वो आया रहता यहाँ पे। ओके, फिर उसमें हम बना के देखेंगे आगे। तो सारी डिटेल्स जैसे लोकेशन, क्लासिफिकेशन, डेटा देखना है, क्वालिटी क्या है अगर क्वालिटी रन की तो, एक्सेट्रा। फिर आते हैं आती है बात ETL जॉब्स की। अब ETL जॉब्स आप यहाँ पे तीन तरीके से बना सकते हैं। एक है विजुअल ETL, आप इस पे क्लिक करोगे, ये एक ऐसा अच्छा UI मिल जाता है। आप बोलोगे कि ठीक है S3 की फाइल लानी है, क्या फालतू है, हाँ S3 की फाइल लानी है, उसको मुझको कहाँ पे डालना है, स्नोफ्लेक, बहुत सही, स्नोफ्लेक पे डालना है। ठीक है, तो आप इधर बोलोगे कि ठीक है पाथ बताओगे, कौन से पाथ से फाइल लानी है, डेटा फॉर्मेट क्या है, एडिशनल ऑप्शन। तो ये थोड़ा जिनको कोडिंग नहीं करनी है उनके लिए बहुत सही है। ट्रांसफॉर्मेशंस लिख सकते हो, एक्सेट्रा। तो ठीक है, ये मैं यूज नहीं करता ज्यादा, तो मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, नॉट वाइडली यूज। दूसरा, बैक जाते हैं, ETL जॉब्स। ठीक है, एक है नोटबुक। अब इस पर क्लिक नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसके चार्जेस है।
ठीक है। अब इसके चार्जेस कैसे है वो मैं बताऊंगा, अंडरस्टैंड करवाऊंगा ग्लू में प्राइसिंग कैसा है। लेकिन ये जो नोटबुक है दिस इज सेम एज जुपिटर लैब नोटबुक, ओके। तो कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स जस्ट दैट ये क्लाउड में देगा आपको नोटबुक, और ग्लू के रिलेटेड जो भी फीचर्स है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगे, तो मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम स्क्रिप्ट एडिटर यूज होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो अपन ये इस पे क्लिक करते हैं। अभी हम पहली बार अपन बना रहे हैं, तो हम बोलेंगे स्पार्क इंजन पाइथन शेल। तो पाइथन के प्रोग्राम भी रन कर सकते हो, रे के भी कर सकते हो, और स्पार्क के भी कर सकते हो। तो हमको रन करना है पाई स्पार्क का कोड, ओके। फिर अपन बोलेंगे आप अपनी स्क्रिप्ट भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन हम उनके फीचर्स देखते हैं पहले, ठीक है। स्टार्ट फ्रेश, क्रिएट स्क्रिप्ट। अब जब ये क्रिएट कर दी मैंने, तो इन्होंने एक बेसिक कुकी कटर सेटअप दिया है मुझको। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि ये सब चीजें लगेगी तुमको तुम्हारे कोड में, ओके। तो ये पहले से हम डाल के दे रहे हैं तुमको स्क्रिप्ट में। अब तुम्हारी जो भी स्क्रिप्ट है वो लिखो यहाँ पे, ठीक है, इधर। लेकिन ये पैरामीटर्स क्या है, सिस जो पैकेज है वो बाय डिफॉल्ट पाइथन का पैकेज है, ठीक है। ये आपको आर्ग्यूमेंट्स रीड करने के लिए एंड दूसरी चीजें परफॉर्म करने के लिए बहुत यूज्ड है। तो मेजर यूज केस आर्ग्यूमेंट्स रीड करने की। AWS ग्लू, अभी ये जो पैकेजेस है ये AWS वालों ने लिखे, ओके। तो AWS ग्लू के कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो इंपोर्ट करने के लिए। और फिर यूटिलिटी पैकेज गेट रिजॉल्व ऑप्शंस, तो ये जो है गेट रिजॉल्व ऑप्शंस, ये एक्चुअली आपके जो भी आर्ग्यूमेंट्स है उनको रीड करने के लिए, ओके। अगर आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जॉब नेम जो भी है, ये जो जॉब नेम रहेगा वो आर्ग्यूमेंट है, लेकिन आप एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। जैसे शेल स्क्रिप्ट में आप $1, $2, $3 करके देते हो, पास करते हो, वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हो, राइट। फिर पाईस्पार्क कंटेक्स्ट। अब ये कंटेक्स्ट कल हम बोल रहे थे कि स्पार्क सेशन आ गया, लेकिन ग्लू जो है वो एक सर्टेन आर्किटेक्चर पे बन चुका है, ओके। तो उन्होंने स्पार्क सेशन के अंदर स्पार्क कंटेक्स्ट, स्पार्क सीक्वल और ये सब चीजें हैं, लेकिन उन्होंने स्पार्क कंटेक्स्ट निकाला, और वो स्पार्क कंटेक्स्ट के ऊपर उन्होंने अपना एक ग्लू कंटेक्स्ट बनाया जो ग्लू स्पेसिफिक है, AWS प्रोप्राइटरी है वो ग्लू कंटेक्स्ट। उसमें उन्होंने बहुत सारे एडिशनल फंक्शनैलिटीज दे दिए, ओके। तो इसीलिए ये दोनों इन्वोक कर रहे हैं ताकि ग्लू कंटेक्स्ट बने, ओके। अब ये जो जॉब है ये पूरा एक सिंगल जॉब है, ये पूरा जो स्क्रिप्ट देख रहे हो इट रन्स एज अ जॉब, ओके। अपने बैकएंड पे हम जब अपन लोकल पे रन कर रहे हैं तो हमको पूरा सेटअप करना पड़ रहा था। वो सेटअप जो है वो इन्होंने हटा दिया अपने एंड से, यानी यूजर के एंड से हटा दिया। तो उन्होंने क्या बोला, हम एक पूरा जो तुम्हारा कोड है उसको एक जॉब के अंदर एनक्लोज करेंगे और वो जॉब रन करेंगे। तो इसीलिए वो जो एनक्लोज करने के जो पैकेज है वो ये है, ठीक है। तो ये सब मैंडेटरी है, ये आपके बाय डिफॉल्ट सारे ग्लू के कोड में दिखेंगे आप, और ये जो लाइन है वो भी दिखेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पार्क कंटेक्स्ट को इनिशियलाइज कर रहा हूं मैं, ग्लू कंटेक्स्ट को उसी स्पार्क कंटेक्स्ट को यूज करके इनिशियलाइज कर रहा हूं। फिर स्पार्क सेशन जो है वो इस ग्लू कंटेक्स्ट के अंदर जो स्पार्क सेशन है उसको इनिशियलाइज कर रहा हूं, एंड देन ये जॉब प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। अब आपका जो कोड है वो यहां आएगा कभी भी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपना कोड पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो चीजें है स्पार्क सेशन ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये मैं नहीं लिखूंगा। पांडास करेंगे, ये फंक्शन जो है कॉलम का ये करेंगे क्योंकि ये चाहिए मुझको। स्पार्क सेशन ऑलरेडी है, हटा दो, नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये जो इनपुट फाइल है ये तो मेरी लोकल है ना, तो ये तो नहीं चलेगी क्योंकि AWS मेरे लोकल से कैसे कनेक्ट करेगा। तो मैं ये फाइल ना S3 पे डाल दूंगा। अब S3 पे कैसे डालेंगे, इजी, यहाँ पे जाएंगे, हमने ये देखा है पहले, बकेट के अंदर जाएंगे और अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये शायद यही फाइल है, देख लेते पहले। हमने ये भी देखा था कि इस फाइल को रीड कैसे करते हैं, जल्दी से रन सीक्वल क्वेरी यहां से ही चला के। चलो सही है, फाइल वही है, ओके। तो नहीं करेंगे कुछ अब, ठीक है। अब ये लेंगे पाथ S3 का, जाएंगे ग्लू में चिपका देंगे, ओके। अभी पांडास रीड ये सब प्रिंट करेंगे, ठीक है, ये सब ठीक है, इनपुट फाइल है, बस दैट्स इट, सेव, ओके।
अब सेव करते हुए मुझे बोल रहा है कि कुछ सेव कर ले, ठीक है, टेस्ट जॉब सेव। ओके, अब ये जॉब डिटेल्स पे ले जा रहा है। ये सेव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने IIM रोल ही नहीं दिया। अभी हमने पहले भी देखा है कि हर चीज को एक IIM रोल लगता है कि ये जॉब कहाँ कहाँ जा पाए। अभी अपन देखेंगे ये IIM रोल अपन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस जॉब को मुझको एक्सेस देना पड़ेगा S3 को, क्योंकि S3 की फाइल रीड कर रहा हूं मैं। तो हम IIM में चले जाते हैं। IIM में जाके रोल्स में जाके क्रिएट रोल कर देते हैं। यहाँ पे ग्लू, ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने पहले कर चुके हैं। ओके, किसी को डाउट होगा तो पहले के चीजें देख सकते हैं। मैं अभी के लिए फुल एक्सेस दे दूंगा। सही नहीं है फुल एक्सेस देना, लेकिन तो भी ग्लू रोल। टैग्स भी ऐड करना हमेशा मैंडेटरी है, ठीक है। ग्लू रोल बन गया। अभी अपन यहाँ जाएंगे, वापस रिफ्रेश करेंगे, ग्लू रोल आ गया, ठीक है। अब टाइप, टाइप है स्पार्क और स्पार्क स्ट्रीमिंग। हमने जब स्पार्क का आर्किटेक्चर देख रहे थे, एक स्ट्रीमिंग करके भी था, वो रियल टाइम इवेंट्स के लिए, या तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको पब सब यानी फ्रेमवर्क से, लेकिन वो अभी नहीं देखते स्पार्क। अब यहाँ पे आपके वर्जन्स है 2.0, 3.0, 4.0। ऑब्वियसली हमेशा लेटेस्ट वर्जन पे ही बिल्ड करो, स्क्रैच से अगर बिल्ड कर रहे हो तो। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग कोड को सुधार रहे हो या अपडेट कर रहे हो तो वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बाय डिफॉल्ट हो, तो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लो। ग्लू 2.0 एंड ऑफ सपोर्ट है, वैसे अभी सपोर्टेड नहीं है, लेकिन 3.0 एंड 4.0 सारे ग्लू के वर्जन में अलग अलग फंक्शनैलिटीज है। जैसे अगर मैं ये 4.0 सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन आता है मुझको वर्कर्स का। ओके, तो ये लेटेस्ट वर्जन्स में है, ओल्डर वर्जन्स में नहीं है। तो हमेशा लेटेस्ट वर्जन ट्राई करना है अपने। लैंग्वेज, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, स्काला पाइथन दोनों लैंग्वेज में रन कर सकते हो। कल देव ने भी पॉइंट आउट किया था कि आप स्काला में भी लिख सकते हो अगर आपको स्काला चाहिए तो। ओके, अब वर्कर टाइप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वर्कर टाइप में आप देख रहे हो G1X बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। ओके, ये लोएस्ट है। 4 vCPUs 16 GB मेमोरी, ठीक है। ये 8 vCPUs 32 gigs ऑफ मेमोरी, वैसे बढ़ते जाता है। अब ये जब मैं सिलेक्ट करता हूं तो रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ वर्कर्स हमेशा 2 मिनिमम रहता है, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 है मिनिमम। अगर मैं 1 करूंगा, बाहर क्लिक करूंगा और जब सेव करूंगा वो एरर देगा। देखो सेव एरर, मिनिमम अलाउड इज 2, ठीक है। तो ये 2 कर देंगे अपन। अब सेव बुकमार्क, बुकमार्क इज लास्ट रन स्टेट से आप रीस्टार्ट करवा सकते हो जॉब को, लेकिन आपको स्टेट स्टोर करनी पड़ती है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इफ यू आर यूजिंग दैट। कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, लेकिन बहुत ही यूजफुल है। अगर आपके बहुत बड़े प्रोसेसेस है और कहीं बीच में फेल हो जाता है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ फेल्ड स्टेट एज वेल, तो ये एनेबल कर सकते हो। प्रैक्टिकल मैंने लाइफ में अभी तक यूज नहीं किया ये, लेकिन इंटरेस्टिंग है। जॉब इनसाइट्स, आपको अगर आपके जॉब से रिलेटेड इनसाइट्स चाहिए कि यार मैंने तो 32 GB दे दिया है लेकिन कम, यानी क्या एक्चुअल यूसेज है जॉब का, तो ये एनेबल करोगे। रुपए लगेंगे इन सब के, ठीक है, क्योंकि ये सब लॉग्स राइट करते हैं। तो सारे जहां पे भी क्लिक करते हो आप AWS के कोई भी फ्रेमवर्क में, हमेशा कॉस्ट पर्सपेक्टिव से ध्यान रख के ही करो। सब अंधाधुनी क्लिक नहीं कर देना है। ओके, सारी चीजों का कॉस्ट है, ठीक है। तो ये कॉस्ट के IO बेसिस पे रहता है क्या? कितना टाइम चल रहा है अपन प्रोसेसिंग चल रहा है? हाँ देखो, हाउ? ग्लू जॉब का जो कॉस्ट है वो मैं आता हूँ, ठीक है, वो अच्छा बेस्ड ऑन अच्छा। दिस वर्कर है। ओके, लेकिन ओके इन ओके। सब चीजों का जो कॉस्ट है ना, जनरेट जॉब इनसाइट्स और फिर ये सब दूसरी चीजें, तो वो ना उनके कॉस्ट एकदम हिडन है, यानी आप ऐसे गूगल करोगे ना तो नहीं मिलेगा डायरेक्टली आंसर। लेकिन जैसे जनरेट जॉब इनसाइट्स, अब अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझको ले, लॉग्स जो है वो क्लाउड वॉच में रन होते हैं, है ना, सेव होते हैं। क्लाउड वॉच एक डैशबोर्ड बनाएगा और फिर उसमें इनसाइट्स देगा, तो वो उन सब चीजों के कॉस्ट लेते हैं अपने से। मिनिमल रहता है कॉस्ट, लेकिन लेते हैं। तो जस्ट एक ध्यान रखना है अपन ने। ओके, फिर फ्लेक्स एग्जीक्यूशन, ये फ्लेक्सिबल एग्जीक्यूशन सिमिलर टू EC2 स्पॉट इंस्टेंसेस। आप बोलोगे कि यार जब चलना है चले, मुझको अभी नहीं चलाना, जब चलना है चले तो करो, नॉन अर्जेंट, ठीक है।
ऑब्वियसली कॉस्ट में बहुत फेयर है, ये आपको सस्ता पड़ेगा क्योंकि आप बोल रहे हो कि जब कैपेसिटी रहेगी तब चलना है ना। फिर नंबर ऑफ रीट्राइज, टाइम आउट दे सकते हो कि ये जॉब अगर 2 घंटे या 3 घंटे में खत्म नहीं हुआ है तो बंद हो जाए भाई, उतने रुपए नहीं देने हैं अपने को। स्क्रिप्ट पाथ, ये स्क्रिप्ट कहाँ सेव करनी है, तो क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो हमने यहाँ पे लिखी है वो कहीं सेव होगी। ओके, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, अपने अपने ही लोकेशन पे करते हैं। कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, फिर जॉब ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स, ये वो क्लाउड अब 2 मिनट मैट्रिक्स। में 2 मिनट करना है ना, 2 मिनट कर दो, वो ज्यादा हो गया किसमें? जॉब एग्जीक्यूशन टाइम में। नहीं नहीं नहीं, ये टाइम आउट ठीक है, ये 2 मिनट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। 2 मिनट्स कर सकते हो, लेकिन एक कुछ मिनिमम रहता होगा, मैं भी देख लेंगे अपन सेव करेंगे तो। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, अपन अपन तो अभी टेस्ट कर रहे हैं, राइट, तो दैट्स फाइन। एंड देन ये फिर से अपन स्पार्क हिस्ट्री, ये भी मैंने इधर ही सेव कर ली। ओके, तो मितेश का जो पॉइंट था एक बीच में कि यार ये कोई ऐसे जेसन ऑब्जेक्ट अगर बनता है क्या, तो बन सकता है, ये यहाँ पे बनेगा लॉग फाइल। ओके, आपको यहाँ पता चल जाएगा। और फिर ये टेम्पररी स्पेस, हाँ टेम्पररी बकेट भी दे देते हैं इसको, ठीक है। नोटिफिकेशन डालना है तो डाल सकते हो, डिले का, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, एनक्रिप्शन, ये एनक्रिप्शन रिलेटेड है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन बड़े फर्म्स में ये एनेबल्ड रहता है। ओके, क्योंकि आपका डेटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चाहिए, इसीलिए। डेटा कैटलॉग एज अ हाइव मेटा स्टोर, यस, अगर आपने ये क्लिक नहीं किया तो कौन सा करना है वो बताना पड़ता, तो डेटा कैटलॉग को ही हाइव मेटा स्टोर कंसिडर करेंगे। एडिशनल कनेक्शंस, अब अगर सपोज आपका कनेक्शन जा रहा है अलग आरडीएस इंस्टेंस, आरडीएस या तो डेटाबेस को, सपोज स्नोफ्लेक है ना, तो स्नोफ्लेक का एक कनेक्शन बना के आप उसी को रीयूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यानी मैन्युअली स्क्रिप्ट के अंदर वो कनेक्शन स्ट्रिंग लिख के सब करने से, ये आप कर सकते हो। ओके, ये एक ऑप्शन है। कोई भी एक्सटर्नल कनेक्शन यहाँ पे सेट कर सकते हो, वो यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ डेटा कनेक्शंस में जाओगे ना, तो वो जो कनेक्शन यहाँ बनाओगे वो यहाँ लिस्ट हो जाते हैं। ओके, देन पाइथन लाइब्रेरीज पाथ, अगर आपके और कोई लाइब्रेरीज करनी है आपको, तो उनके .whl या tar फाइल बनती है, जो हमने पाई रेपोजिटरी में देखा था जब हम पाइथन के थ्रू जा रहे थे इंस्टॉलेशन, तो वो पाथ्स आप डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हो। ओके, कोई जार फाइल है जो आपके कोड को चाहिए, वो भी दे सकते हो। ओके, जॉब पैरामीटर्स, ये आपके पैरामीटर्स है जो हमने स्क्रिप्ट में देखे, जो रीड करते वक्त काम आते हैं, ये यहाँ पे, ये अभी तो ये जॉब नेम है, लेकिन आप अगर कोई एडिशनल पैरामीटर लिखोगे वहां पे तो वो काम आएगा वहां पे, ठीक है, वो रीड कर सकते हो आप वहां से। एंड टैग्स, दैट्स इट, ठीक है, सेव कर लेंगे। परफेक्ट, सेव हो गया। तो मिनिमम 2 मिनट्स टाइम है उसका, ये टाइम आउट। ओके, परफेक्ट, तो ये अब चल गया, ये सेव हो गया। अभी मैं रन कर सकता हूँ इसको। डेटा क्वालिटी मैट्रिक्स आप एनेबल कर सकते हो कि आपका डेटा जो प्रोसेस हुआ वो किस टाइप का है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जरूरत नहीं है, कॉस्ट इन्वॉल्व है इसमें भी, क्योंकि ये एक अलग एक जॉब बनता है, डेटा ब्रू करके एक सर्विस है उसमें चलता है वो, तो मत, अभी मत करना कुछ भी इस पर। ओके, एंड देन शेड्यूल, अगर आपको शेड्यूल करना है कि हर फ्रीक्वेंसी में कुछ चले, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। दिस इज सिमिलर टू क्रॉन शेड्यूल ऑफ यूनिक्स, अभी नहीं करना है अपने को। ओके, वर्जन कंट्रोल, अगर आपके मल्टीपल बिट बकेट गिटलैब ये सब कर सकते हो, यहीं से डिप्लॉय भी कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉट यूज्ड, ओके, क्योंकि आपका डिप्लॉयमेंट अलग ही जेनकिंस या टीम सिटी के थ्रू होगा पूरा। ओके, तो डजेंट मैटर। अब ये जॉब बन गया है, अब इसको चला के देखते हैं, है ना। अच्छा अच्छा, उसके पहले तो पाइथन लाइब्रेरी क्यों देनी पड़ेगी अपने को? अपन ने तो इंपोर्ट कर लिया ऑलरेडी, जैसे पांडास हो गया या कुछ भी। हाँ, तो वो वही बता रहा हूँ मैं, पाइथन लाइब्रेरी कहाँ पे दी। वो इसमें एक ऑप्शन था ना हाँ, वो कंसोल वही में। बता रहा हूँ, देखो जैसे अभी यहाँ पे ग्लू 2.0, ठीक है, पांडास है, हाँ अभी ये पांडास है 1.01 वर्जन, है ना आपका। लेकिन अगर लेटेस्ट वर्जन ऑफ पांडा पे कोड चल रहा है, तो आपको ये अपग्रेड भी तो करना पड़ेगा, तो आपको बताना पड़ेगा वहां पे कि भाई पांडास 1.5.1 यूज करें। जैसे यहाँ पे अगर मैं पांडास सर्च करता हूँ,
ठीक है। ठीक है, तो वर्जन ये देते हैं, कुछ कुछ वर्जन हो सकता है आपका पैकेज ही ना हो। यहाँ पे सपोज अगर मैं कोई एक ऐसा पैकेज, क्या होगा, अच्छा अच्छा, जो ग्लू ग्लू में बाय डिफॉल्ट आते हैं वो अपन यूज कर सकते हैं इंपोर्ट के थ्रू, और जो एग्जैक्टली नहीं है वो ऐसे यूज करना है। अच्छा अच्छा। एग्जैक्टली, और जो नहीं है उनको ऐसे जॉब पैरामीटर में डाल के ये दे दोगे, और जो भी पैकेज दोगे वो आ जाएगा, इंस्टॉल कर लेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता रहना चाहिए कि कौन से पैकेजेस आपके कोड में पैकेजेस है क्या। तो यही इशू लैम्डा में था, राइट। लैम्डा में कुछ नहीं था, तो पांडास इंस्टॉल करना पड़ता था। यहाँ पे ऑलरेडी प्री बिल्ट है कुछ पैकेजेस जो उन्होंने एक्सटर्नली, जो पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ नहीं आते, जो एक्सटर्नल है, लेकिन वो उन्होंने इंस्टॉल करके वो ग्लू कंटेक्स्ट में दिए हुए, वो यानी पूरे एनवायरनमेंट में दिए हुए। तो ये एक मेजर डिफरेंस है लैम्डा और ग्लू में। ओके, अब जाते हैं वापस मेन, अपन जहां पे थे, राइट। अब वर्कर हमने देखा, यहाँ पे वर्कर ये जो है, कॉस्ट जो है ग्लू का, इट्स ऑल डिफाइंड विथ वर्कर टाइप। ओके, अब यहाँ पे अपन ग्लू वर्कर्स एंड डीपीयू, डीपीयू जो कंसेप्ट है वो है डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। क्लिक कर देते हैं इस पर, इनके पास डायग्राम वायग्राम भी होगा। अच्छा, हाँ ये रहा, ठीक है। वर्कर टाइप, ठीक है, इस इन टाइप्स के वर्कर्स हैं। ओके, ये जो वर्कर टाइप है, ईच वर्कर मैप्स टू वन डीपी, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, G2.X 2 डीपीयू। ठीक है, तो अगर सपोज हमने G1X दिया, एक डीपीयू यानी एक वर्कर इक्वल टू वन डीपीयू, तो हमने दो दिए वर्कर तो दो डीपीयू हुए। ओके, टोटल टू डीपीयूज, two DPUs, that means 8 vCPUs and 32 gigs of memory. Okay, so 32 gigs of memory is minimal. Okay, यानी ग्लू जॉब रन करना हो तो उतना तो देना ही पड़ेगा। आपका अगर केबीज में फाइल है और 1 मिनट में रन होने वाला है, तो आपको लगता है ये सही यूज केस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फालतू में 32 GB जा रहा है ना मेमोरी। नेवर डू दैट। ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें जाते हैं अपन गूगल शीट्स में, समझते हैं इसको पहले। लैम्डा फंक्शन, ठीक है, लिमिटेशन क्या है? 15 मिनट, टाइम आउट हो जाता है 15 मिनट के बाद। पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ओके, मैं सिर्फ ड्रॉबैक्स बता रहा हूँ। 10 GB मेमोरी मैक्स है, मेमोरी लिखनी चाहिए मैंने, और 10 GB एफेमेरल स्टोरेज यानी /TMP स्टोरेज अवेलेबल है। ये लैम्डा के डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस, 1 मिलियन रिक्वेस्ट का भी कॉस्ट कुछ डॉलर्स में आता है, वन लेस देन $10। ओके, 1 मिलियन रिक्वेस्ट का। ओके, फास्ट स्टार्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इजी टू मैप विथ सोर्सेस। इसका मतलब ये है, AWS सर्विसेज में जितने सोर्सेस है, सर्विसेज है अलग, वो बहुत ही इजीली इंटीग्रेट हो जाती है लैम्डा फंक्शंस के साथ। ठीक है, बिल्ड करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस है, मल्टीपल लैंग्वेजेस है लैम्डा के लिए, जो हमने देखा .NET है, जावा है, रूबी, रस्ट, गो, व्हाट नॉट, राइट। एडिशनली डॉकर्स रन होते हैं, कंटेनर्स रन कर सकते हो। अगर आपका इंस्टॉलेशन इशू है तो कंटेनर्स रन कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस में है। ओके, अब ग्लू, ग्लू की बात जब होती है, क्या डिसएडवांटेजेस? मिनिमल 32 GB मेमोरी, है ना। ये तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपका अगर केबीज की फाइल है और 32 गिग्स ऑफ मेमोरी डालना पड़ रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, दूसरा, सिर्फ लिमिटेड लैंग्वेज सपोर्ट, स्काला, पाइथन, है ना। तीसरा क्या लिमिटेशन हो सकता है इसको? आपको नॉलेज ऑफ स्पार्क चाहिए रहेगा। अगर ग्लू का पूरा फंक्शनैलिटी यूज करना है तो पाइथन में हो जाता है, लेकिन स्पार्क मेन फंक्शनैलिटी स्पार्क है उसका। तो ठीक है, तो नॉलेज ऑफ स्पार्क
और उसके आर्किटेक्चर का भी नॉलेज चाहिए, नहीं तो आप अननेसेसरीली कॉस्ट डालोगे जॉब में। ओके, अब एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस है नो सेटअप नीडेड फॉर स्पार्क, एडिशनल पाइथन पैकेजेस इंस्टॉल होकर ही आते हैं। ओके, हायर मेमोरी अवेलेबल, ठीक है, इंटीग्रेट्स सीमलेसली विथ S3, क्योंकि डेटा आपका मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वहां पे ही रहेगा। ओके, और इसमें ये है स्केलिंग, यानी कितना भी हो सकता है स्केलिंग। ओके, तो ये बहुत ही बड़े एडवांटेजेस है। हाँ, इसमें इसमें और एक डिसएडवांटेज है, आप ना इवेंट ब्रिज से शेड्यूल डायरेक्टली नहीं कर सकते। ओके, आपको लगता है स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन जैसे आपका टिवोली शेड्यूलर है वैसा ही स्टेप फंक्शन AWS का है। तो आपको AWS स्टेप फंक्शन के अंदर ग्लू जॉब डालना पड़ता है और फिर रन करना पड़ता है। ये डायरेक्टली ट्रिगर नहीं होता इवेंट ब्रिज से, ये डायरेक्टली ट्रिगर हो जाता है। तो सपोज कल जाके S3 फाइल आई, तो S3 फाइल लैम्डा को ट्रिगर कर सकती है, लेकिन ग्लू जॉब को डायरेक्टली ट्रिगर नहीं कर सकती। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि जब आप एक्चुअल में लाइव यूज केसेस देखोगे तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको अब स्टेप फंक्शन भी बनाना पड़ रहा है। ओके, तो ये इश्यूज है। अब कॉस्ट्स, जी वर्कर टाइप पे ही कॉस्ट रहता है। ओके, ऑलवेज कॉस्ट्स आर कंज्यूम्ड बाय वर्कर टाइप्स। वर्कर टाइप्स कौन से है? G1X, G2X एक्सेट्रा वॉट एवर, राइट। लेकिन इनका देखते हैं, एक वर्कर, वन वर्कर इक्वल्स 1 DPU, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, यहाँ पे 2 वर्कर्स इक्वल्स 2 DPUs, है ना, 2 वर्कर लगते हैं। G2X यानी 2 वर्कर्स, एक DPU, 1 DPU इज ऑलवेज 4 vCPUs एंड 16 GB मेमोरी। ओके, एक DPU का कॉस्ट होता है $0.44 पर आवर। ओके, पर आवर 0.44, तो यहां पे आपके 0.44 जाएंगे पर आवर। ओके, यहां पे जाएंगे 0.88 पर आवर। ठीक है, 1 घंटा अगर आपका जॉब चला तो। अब आप बोलोगे अगर मेरा जॉब 1 मिनट में खत्म हो गया, गुड, 1 मिनट में खत्म हो गया, तो भी आपको 10 मिनट्स मिनिमम देना है। ओके, 10 मिनट्स मिनिमम दे रहे हो, दैट मीन्स आप क्या कितना दे रहे हो, इसका डिवाइड बाय 6, 0.44 डिवाइडेड बाय 6, इतने दे रहे हो। ओके, और यहाँ पे इक्वल्स 0.88 डिवाइडेड बाय 6, इतने दे रहे हो। ठीक है, 10 मिनट मिनिमम है। ओके, तो आप कुछ भी जॉब चलाओगे इतने तो देने ही है, इधर चलाओ या इधर चलाओ, कहीं पे भी चलाओ। कि ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप अब इसके बाद यूज केस बेसिस पे कैसे डिफाइन करोगे, देखो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि लैम्डा कब यूज होना चाहिए, ग्लू कब यूज होना चाहिए, तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स वे करके आपने डिसाइड करना है ना। क्योंकि अगर आपका जॉब चल रहा है, अगर 1 MB फाइल है सपोज, आप बोलो 5 GB की फाइल है। ओके, और ओवरऑल आपका जो कोड है एग्जीक्यूट्स इन 11 मिनट्स। ओके, तो आप बोलो कि लैम्डा सही है कि ग्लू सही है। ऑब्वियसली लैम्डा सही है, क्योंकि 10 GB की मेमोरी है, 5 GB की फाइल है, प्रोसेस हो जाएगी, आपका कोड 11 मिनट में चल रहा है। जरूरी नहीं है हो जाए डायरेक्टली लैम्डा में, टेस्ट करना पड़ेगा आपको, लेकिन हाँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये चल जा रहा है। अब आप बोल रहे हो कि ये 5 GB की फाइल है, 15 मिनट ले रहा है, तो ऑब्वियसली लैम्डा इज नॉट ए गुड यूज केस। यहाँ पे लिमिट है 15 मिनट। कल जाके अगर 5 GB की जगह 5.1 GB आ गई तो ये फट जाएगा आपका। ग्लू इज गुड इन दैट केस। अब जब ग्लू इज गुड, तो ग्लू अगर गुड है तो क्या करना है, यानी ये कौन सा वर्कर यूज करना है? ऑब्वियसली सबसे छोटा, क्योंकि आपका 16 GB में हो जा रहा है। मिनिमम आपको 32 GB तो मिलेगा ही, क्योंकि मिनिमम वर्कर क्या है, 2, मिनिमम इज 2, हमने देखा, राइट। तो ये एक एक बार जब चलाते हो ये इंटू 2 हो जाता है। इतना लगेगा आपको,
1 घंटा चला अगर आपका जॉब, तो $1.4 आपके पर जॉब लगेंगे अगर 1 घंटे चलता है जॉब, है ना। तो ये सब आपको सोच के विचार करके डिसाइड करना है कि आपका कौन सा सही यूज केस है। अब ये ग्लू जो है ना, वो स्टार्ट होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। अब अपना जो, अब लोकल में देखोगे, ये जॉब जब मैंने लोकल पे चलाया था कितने जल्दी चल गया था, 1 मिनट तो नहीं लगा था इसको। ओके, अब मैं यहाँ चला के दिखाता हूँ। ये स्टार्ट होगा, मिनिमम 2 DPUs। ओके, चलते रहेगा ये। इसको मिनिमम 40 सेकंड वगैरह तो लगेंगे, लेकिन लोकल में तो बहुत जल्दी हो गया था। तो ये सब ड्रॉबैक्स है, स्टार्टअप, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ये सब देखना पड़ता है। ओके, तो समझ रहे हो ना, यानी ये है थोड़ा सोच के। या फिर हम्म, हमारी ETL के जॉब्स तो इतने सारे हैं, क्या हाँ बताए, मतलब काउंट अगर देखे तो तकरीबन 1100-1200 जॉब्स है, ठीक है, एक हाँ एप्लीकेशन के। हाँ, ये तो इंटरडिपेंडेंसी सेट करना है, डिपेंडेंसीज, या तो हम ऑटोसिस यूज करते हैं जॉब शेड्यूलर। करेक्ट। तो यहाँ क्या करेंगे अपन ऐसे यहाँ अगर पे बहुत स्टेप सारे फंक्शंस, यहाँ पे स्टेप फंक्शंस। सो हम- हम लोग पहले ये अगर समझ जाते हैं, राइट, ग्लू और लैम्बडा और सब क्लियर है, इसके बाद हम ओवरऑल आर्किटेक्चर जो रहता है जॉब का, यानी पूरा प्रोसेस बनाने का, वो हम देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे, इवेंट ब्रिज देखेंगे। इवेंट ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है, जिसमें आप शेड्यूलिंग करते हो ट्रिगर्स। ओके, ट्रिगर्स और स्टेप फंक्शन देखेंगे। ओके, और फिर एसएनएस देखेंगे, क्योंकि आपको ईमेल अलर्ट्स, फेलियर वगैरह के भेजना है। तो ये 3 कंपोनेंट्स जो है, दे फैसिलिटेट यू इन क्रिएटिंग योर प्रोसेसेस और एक पूरा एंड टू एंड फ्लो बनाने के लिए। लेकिन उसके बस जहाँ तक आजकल पहले, इंडस्ट्री लेवल में मतलब कंपेयर टू ऑटोसिस एयर फ्लो यूज हो रहा है। हाँ, एयरफ्लो यूज होता है, या ना, लेकिन बेस तो यही है। एयरफ्लो कैसा, एयरफ्लो सर्विस भी है यहाँ पे, शायद एयरफ्लो भी है। हाँ, मैनेज सर्विस है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको, यानी अलग से एक नॉलेज बेस लगेगा, राइट। स्टेप फंक्शन सीखने के लिए नॉलेज है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द यूज केस एयरफ्लो, यानी यूज केस पे डिपेंडेंट है वैसे। एयरफ्लो सही भी, अच्छा भी है, नो डाउट, लेकिन बहुत लोग यूज नहीं करते उसको। स्टेप फंक्शन अगर नेटिवली अवेलेबल है तो स्टेप फंक्शन प्रिफर्ड ऑप्शन रहता है। ओके, तो वो देखेंगे हम, तो लेकिन स्टेप लेमड़ा को भी शेड्यूल कर सकता है और ग्लू को भी और दूसरी चीजों को भी, इज इट? हाँ हाँ, सबको स्टेप फंक्शन सब कुछ कर सकता है। AWS सर्विसेज जितनी भी है, उन सबको वो इंटीग्रेट कर सकता है। अभी देखो, ये यहाँ पे अच्छा। ये जो जॉब था, ये चल गया है। ओके, ये दिस इज सक्सेसफुल, और डेटा भी प्रोसेस्ड है, सब कुछ है। लेकिन मैं लॉग्स नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, राइट? क्योंकि मुझको एक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बना ही नहीं है, ये जॉब स्ट्रीम ही नहीं बना है, ये लॉग ग्रुप ही नहीं बना है यहाँ पे। ओके, तो वो इसलिए नहीं बना क्योंकि ये जॉब को एक्सेस नहीं है। अब अपन जब रोल्स में जाते हैं और इसमें दिखते हैं, तो इसमें क्लाउड वॉच का एक्सेस है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए वो नहीं बना। तो हम फिर क्लाउड वॉच रिलेटेड एक्सेस देंगे और फिर चलाएंगे, तो वो चल जाएगा। लेकिन मैं चलाऊंगा नहीं, क्योंकि अननेसेसरी रुपए नहीं खर्च करने मुझको। ओके, लेकिन ये वे है, आपने गए स्क्रिप्ट में ऐड किए, चला दिए, ठीक है। तो हमेशा डेवलपमेंट कैसे होगा, लोकल में पहले बनाओ, फिर यहाँ आके टेस्ट करो डेव एनवायरनमेंट में, एंड देन यू आर ऑल सेट। फिर आपने देखना है कि आपकी मेमोरी वगैरह कितनी चाहिए, प्रोड में कौन से साइज की फाइल आएगी, व्हाट नॉट। ओके, और उस हिसाब से आपने DPUs और ये सब चेक करना है, और फिर डिसाइड करना है व्हाट इज योर बेस्ट यूज केस। ओके, ये देखना है आपने मेन। कॉस्ट ना क्लाउड में बहुत बढ़ सकता है हमेशा, वॉच आउट फॉर इट। ग्लू हमेशा सही नहीं है। अब आप बोलोगे कि मुझको 1000 जॉब्स चलाना है और मैं ग्लू में चलाऊंगा, और वो चलेंगे 1 घंटा, नहीं। फिर वो कॉस्ट भी तो देखना है। 1000 जॉब्स यानी पर डे $1000 देने पड़ेंगे आपको, राइट। वैसी चीजें नहीं करनी है। उस केस में देर आर फार बेटर अप्रोचेस, कि आप कंटेनर्स यूज कर सकते हो, आप EC2 सर्वर्स पे कंटेनर्स चला सकते हो, ECS सर्विस है। बहुत अलग अलग अप्रोचेस है। मैं उनको अभी इसलिए नहीं ला रहा हूँ फालतू में कंफ्यूज हो जाऊं, लेकिन वन सोल्यूशन फिट्स ऑल वैसा कहीं नहीं है अभी। अब क्लाउड के लैंडस्केप में सब चेंज हो गया, ऑन बेस्ड ऑन यूज केस, देन ओनली डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर योर प्रोसेस। ओके, और कभी भी बायस नहीं रहना है। जैसे अगर आप बोलोगे अरे लैम्बडा, सब लैम्बडा में ही करूंगा, ये ऐसा नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बायस हो जाता है। ओके, वैसा नहीं रहना है। वी शुड बी ओपन एज डेटा इंजीनियर्स।
तो लैम्डा भी सही है, ग्लू भी सही है, ईएमआर भी सही है, सभी सर्विसेज सही है सब, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस से बनी गई है। अगर आप उस सर्विस को सही तरीके से यूज कर रहे हो तो दोज आर द बेस्ट सर्विसेज। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। ये समझा है ना, कॉस्ट पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे कहीं पे भी बड़े लेवल पे कि, और ये प्रोज एंड कॉन्स भी पूछेंगे, कि मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन है सार्थक, जैसे G1X G2X ऐसे करके G8 है, और G8 भी अनलिमिटेड अपन सिलेक्ट कर सकते हैं, 100,000, हाँ, राइट? हाँ, करेक्ट। तो ये बता कि 4G1 सिलेक्ट करना चाहिए या 2G2? हाँ, कॉस्ट तो सेम है। नहीं नहीं नहीं, बात बात सेम कैसे? 2G2 है ना, 2 वर्कर आपको देंगे इतनी मेमोरी, है ना, 2 वर्क यहाँ पे, एक वर्कर 2 DPUs दे रहा है, सॉरी, एक वर्कर 2 DPUs दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल 2 DPUs आ रहे हैं टोटल, क्योंकि 2 वर्कर मिनिमम है। यहाँ पे 4 हम्म, DPUs आ रहे हैं मिनिमम। फिर अगर G4 लेते हो, G4, तो यहाँ पे 8 आएंगे DPUs। समझ गया। तो जैसे मैं G1, हाँ, या तो देख कि G1 4G1 लूं एंड 2G2 लूं, सेम आएगा राइट नहीं ना, DPU? कैसे? 4G1 लोगे, 2G2 लोगे, हाँ सेम आएगा, 4G1 2G2, यस सेम आएगा। तो मेरे को क्या करना चाहिए उस केस में, मतलब बिकॉज कॉस्ट भी सेम है, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो भी उस सेम केस है। में उस केस में आप G2 पे जाओ, कोई लोड नहीं। उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पैसे तो उतने ही देने वाले हो, और बैकएंड पे मेमोरी में ही चलने वाला है स्पार्क का, तो आपको जितनी मेमोरी मिल रही है वो तो मिल ही रही है, और सीपीयूज भी उतने ही मिलने वाले हैं टोटल। तो देन इट डजेंट मैटर। ओके। हाँ, तो वही इन्हें फिर बड़े वाले क्यों बनाए हैं? अरे, क्योंकि यूज केस लगेगा ना, किसी को अगर G4 पे ही चला लेना है तो वो चला सकता है ना। वो तो एडिशनल फंक्शनलिटीज है, उसके भी होंगे, यानी देखो ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी बनाया हो। ठीक है, ईच मैप्स टू 32 gigs 128 MB मेमोरी। हाँ, ये देखो यहाँ पे डिफर हो जाता है विद डिस्क स्पेस। 512 का डिस्क स्पेस है, G4 पे 256, G2 पे 128, है ना। तो बहुत बार आप लोकल डिस्क स्पेस यूज कर रहे हो अगर प्रोग्राम में, तो ये फिर आपका मैटर करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। तो जैसे मैंने दो ले लिए 4 DPU वाले, तो उसका भी सेम हो जाएगा ना, 256 इंटू ये 256? आपको 2 DPUs में 128 GB दे रहा है, 77 GB फ्री है, तो आपका 34 फ्री है इसमें। तो अगर आपने 2 भी लिए ये, तो भी 77 नहीं हो पा रहा है आपका। समझ रहे हो? अगर ये 2 लिए आपने और बोलोगे कि ये 2 DPUs है G1X के, और ये 2 DPUs है G2X के, तो भी आपका 77 थोड़ी हो रहा है, आपका तो 68 ही हो रहा है ना। और थोड़ा सा लॉस यहाँ पे होता है मेमोरी में, ऐसा नहीं है कि आपको 16 GB बोला है तो 16 GB पूरा मिलता है, जैसे इन्होंने भी बोला है 84 GB डिस्क स्पेस है लेकिन 34 GB फ्री है ना। तो वो अच्छा, चीज़ आती है, मैटर करती है फिर। और कुछ कुछ चीजें सिर्फ स्पार्क 3.0 एंड ऑनवर्ड्स, देखो यहाँ पे ये G4X सिर्फ स्पार्क 3.0 और लेटर में ही यूज कर सकते हो। ओके, तो वो भी कंसीडर करना पड़ेगा आपको। एंड देन ये जो Z2 है वो रे वर्कर्स, रे पता नहीं मुझको, लेकिन रे वर्कर बेस्ड है, तो रे टाइप में ही यूज कर पाओगे। ओके, है हम्म, आपका जो, अगर आप मेमोरी यूज कर रहे हो तो यू डजेंट केयर, है ना, यानी 32 मिले यहाँ पे मिले, ये 2 DPU से मिले, डजेंट मैटर। लेकिन जब डिस्क स्पेस की बात आती है तब ये हो जाता है मैटर। अच्छा, तो अपने लिए तो बेसिकली जब भी कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो छोटे से स्टार्ट करना है, G1 से। हमेशा कोई कोई भी सर्विस हो जाए, कोई भी सर्विस, लैम्डा, ग्लू, कोई EMR भी या EC2 भी, सबसे छोटे से स्टार्ट करना, जितना छोटा हो सके। ठीक है। यस, ओके, ठीक है। तो ये था आज का। हाँ, आप लोगों के लिए वही होमवर्क तो सेम है। आपका कोड जो भी लिखा था आपने, पांडास की एक्सरसाइज कर रहे थे आप जब, वो पांडास की एक्सरसाइज के जो ऑपरेशंस थे वो आप स्पार्क में करके देखो सारे, और फिर ग्लू में चला के देखो। यही एक्सरसाइज है, सिंपल एकदम, है ना। यानी आपने ये किया था पांडास में क्वेश्चन, ये फाइल पे एवरेज सैलरी, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, ये सब किया था आपने पांडास में, है ना।
अभी आप ये करोगे स्पार्क में, ठीक है, एक्सरसाइज सेम है। और फिर स्पार्क में होने के बाद आपने रन करना है ग्लू में, उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, ग्लू में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है। कोई क्वेश्चंस इसमें? और अगर ये हो जाता है तो क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू पूरा ग्लू जॉब भी बना के दिखाना मुझको, अगर हो जाता है तो। ओके, अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, 1 मिनट।